हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो वेक्टर कैलकुलस हमारा पार्ट 1 स्टार्ट किए, तो आई होप आप देखे होंगे, पसंद भी किए होंगे, कमेंट्स भी किए होंगे। ठीक है, 3 घंटे का था लगभग वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 1। फिर पार्ट 1 में मैं कुछ आपको होमवर्क दिया था जिसको बोला था ट्राई कीजिएगा, और एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की भी पॉसिबिलिटी थी। हमारा एक आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैं बोला भी था कि कुछ छोटा मोटा मिस्टेक होगा, देखिएगा। ठीक है, उसमें एक दो लोग कमेंट्स भी किए थे कि उनको पता मिल गया था बेसिक सा मिस्टेक। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी पार्ट 2 वाले पार्ट में मैं कुछ अच्छा डिस्कशन करूंगा, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस जगह पे आता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा जहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2004 का क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, और मैं बोला भी था इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं पिछले क्लास का ही वो ले लिया हूँ, ये वाला क्वेश्चन का, जिसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैं बोला भी था कि ट्रांसपोज इसके इनवर्स के बराबर होता है। सभी लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो लोग भी पढ़े। तो आपको जरूर करना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज निकाल के इसका इनवर्स निकाल के चेक करना चाहिए, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, आइदर 1 और -1 आएगा। और ये बातें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में लोग जानते हैं। फिर मैं बोला था जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें जो नॉर्मली माइंड में नहीं आती, वो ये है कि ये जो कॉलम वेक्टर्स है आपके पास, अगर मैं x1 ट्रांसपोज x2 करूं, उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो आपका 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। x2 ट्रांसपोज x3 करूंगा तो 0 आ जाएगा। मैं करके भी दिखा रहा था आपको, और आंसर 0 आ रहे थे। तो ये नॉर्मली क्लिक नहीं करता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो सिंपल था कि वेक्टर x1 x2 के फॉर्मेट दिए थे, y1 y2 निकालना था, और आपको एंगल बताना था, कोसाइन एंगल y1 y2 के बीच में। ये हम सॉल्व भी किए थे, पूरा सॉल्व कर चुके थे हम लोग। उसके बाद ना यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे एक जगह पे बस जो मेरे को बाद में आप लोग जो लोग बताए, वो मैं देखा कि ये था हमारा मिस्टेक। क्या था कि 169 प्लस 1 170 हो गया, और ये 100 ऐड हुआ, तो ये मिलके ना 270 बनाया। ये अंडर रूट के अंदर जो था 270 था, अपन लिखे थे 170, तो ये 270 था एक्चुअली। इसमें था 270। तो 216 डिवाइड बाय, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या है, तो ये कॉस थीटा की जो वैल्यू थी आपके पास, वो ये था। क्या था आपके पास? 216, और अंडर रूट 170 की जगह 270 था। अपन एडिशन में मिस्टेक किए थे। और फिर एक था आपके पास 189। तो बाकी इतना तो आपके पास सही था। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू थी ये 216, अगर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स वाई होता है तो पूरा उसके अंदर चला गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 27 है, 27 इंटू 10 करूंगा तो 270 हो जाएगा। और 189 है, अगर मैं 9 का डिवाइड करूँ तो 2 और 1 21 इंटू 9 आ जाएगा। इतना हमारे पास है। ये अगर मैं बोलूँ आपको कि ठीक है 216 है, और ये जो आपके पास था 27, इसको 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस सर। फिर 10 बचा, 10 तो था ही। 21 को कितना लिख सकते हो? 7 इंटू 3 लिख सकते हो, और 9 तो था ही। अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 बार 9 है। फिर 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 बार 3 है, तो 9 और 3 बाहर आ गए। तो कॉस थीटा इक्वल टू इतना तो आप निकाल सकते थे बाहर, बट फिर भी 9 बाहर निकला और 3 बाहर निकला, तो कितना हो गया? 9 इंटू 3, 27 बाहर निकला। अंडर रूट में कितना बचा? 10 इंटू 7, अंडर रूट 70 बच गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हुआ? 3 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया? 6 7 7 इंटू 3 21, और ये 72 हो गया। फिर 72 को अगर आप ध्यान से देखोगे 9 से कटा तो कितना हो गया? 8। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 8 अपॉन अंडर रूट 70। एंगल निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं से कोसाइन एंगल पूछा था, और ये हमारा आंसर है। तो अंडर 8 अपॉन अंडर रूट 70 ऑप्शंस में हमारे पास था भी। ये ए आंसर, ये ए आंसर आपके पास करेक्ट आंसर ए, 8 अपॉन रूट 70। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बस क्या मिस्टेक हुआ था? सही तो सब कर रहे थे हम। ये जब ऐड कर रहे थे 100 के साथ 170 को, तो हम जल्दबाजी में 270 नहीं लिखे थे, 170 ही लिख दिए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ठीक है, बाकी तो कंसेप्ट में बताया था। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में अपन सभी लोग थे, और ये मैं बोला भी था होमवर्क था, तो इन क्वेश्चन पे बात कर लेते लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा, आप अगर बहुत अगर सीरियसली स्टडी करते और अगर आप किसी भी चैप्टर में आप बहुत अपने आप में कमांड लाना चाहते हैं, तो आपको मेरे स्टाइल में पढ़ना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि सर प्रोबेबिलिटी सर मेरा बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी में से पढ़िए, पढ़ा चुका हूं। आपको लगता है सर लीनियर अलजेब्रा के सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बोल रहा हूं, चाहे फिर एएम और जीएम आप आइगन वेक्टर क्यों ना आ जाए, आपको लगता है कि आपका बेहतरीन होना चाहिए लीनियर अलजेब्रा, टीचर से भी बेहतरीन होना चाहिए, तो आप मेरे को फॉलो कीजिए। यकीनन बता रहा हूं मैं आपको, टीचर्स में भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कैलकुलस में अगर आप देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस आपको मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं। अब मैं वेक्टर कैलकुलस पे हूं, और पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका, और आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आपसे अच्छा वेक्टर कैलकुलस किसी का हो नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लगभग ले सकता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था 2004 का।
इतना पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि पोजीशन वेक्टर है ओपी और पॉइंट्स उसका दिया है 20 10, ये पॉइंट दिया है 20 और 10। अच्छा, आपका एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन दिख रहा है द 2 डायमेंशन प्लेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 डायमेंशन प्लेन है, दिख रहा है आपके पास 2D प्लेन है, आपके पास 2 डायमेंशन प्लेन है। एक्स वाई में आपके पास है 2 डायमेंशन प्लेन है और 30 पी से क्यू तक आपके पास देखो 30 डिग्री दिया, मतलब ये थीटा की वैल्यू गिवन है कि भैया ये 30 डिग्री दे रहा है। अगर ये पॉइंट्स पी पे है तो क्यू पे अगर मूव करना है 30 डिग्री से, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करूं तो मेरा पी पॉइंट क्यू पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए क्यू के, मतलब क्यू के जो पॉइंट्स है वो बता दो कि क्यू का एक्स कितना और वाई कितना, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू। तो पी से क्यू तक जाने के लिए मेरे को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा तो पी से क्यू जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास। आप एंटी क्लॉकवाइज में जब भी कभी डाउट आए तो आप क्लॉक को देखो और सोचो आपके पास कि क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब 12 से 11, 11 से 10 अपोजिट, एंड क्लॉक का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दिखेगा पी से क्यू पहुंचोगे आप 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये गिवन है, ये गिवन है 30 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को P वाला जो पॉइंट्स है उसके बारे में अगर बात करना है कि मेरा P जो पॉइंट्स है वो 20 और 10 है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है, ये मतलब वो 20 10 का और xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोलूं कि यार ये, अगर मैं बोलूं कि यार ये जो पॉइंट्स है, अगर मैं जब बोलता हूं कि 20 और 10 इसका क्या मतलब होता है सर, x की वैल्यू 20 है, मतलब x इक्वल टू 20 है ये वाला, ठीक है चलो इतनी अच्छी तो बात आपको पता है। और y की वैल्यू, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू कितना है सर, ये 10 है सर, ये y इक्वल टू 10 है सर। अब ये थीटा तो लिखा था तो मैं थीटा तो लिखूंगा नहीं, तो और कोई एंगल ले लेता हूं सर, आप ले लो और कोई एंगल ले लो, ठीक है चलो ले लेता हूं और कोई एंगल ले लेता हूं। मान लेता हूं कि मैं अल्फा ले लिया, ये अल्फा, ये वाला एंगल p के लिए। पता है tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, किसी भी कोऑर्डिनेट का एंगल निकालना होता तो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, ये y डिवाइड बाय x। तो ये आपके पास जो tan अल्फा होगा, यहां पे अगर मैं बोलूं कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan अल्फा इक्वल टू होगा y बाय x। कितना है एक्स वाई p पॉइंट का y और x, तो सर y तो 10 है और x कितना है 20, तो tan इनवर्स 1/2 आ रहा अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर आप यूज कर लो, या आपको बहुत अच्छा अगर मैथ्स आता है तो 26.56 tan इनवर्स 1/2, ये tan इनवर्स 1/2 26.56 कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। या कुछ बहुत, जिन लोगों को मैथ्स बहुत पसंद होता है उनको सब एंगल पता होते हैं, मतलब tan इनवर्स 1/2। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति को क्या पता होता है, तो 12th क्लास वाले को क्या पता होता है, अगर मैं बोलूं कि 12th क्लास वाले को क्या पता है, तो 12th क्लास वाले को पता है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, पता ही उसको 45 डिग्री होता है, ठीक है सर उसको पता ही है। उसको tan इनवर्स √3 भी पता है, 11 12th वाले को तो tan इनवर्स √3 पता होता है 60 डिग्री होता है। tan इनवर्स 1/√3 भी पता है, tan इनवर्स 1/√3 भी पता है कितना होता है 30 डिग्री। बट जहां से हम इंजीनियर की बात करते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो इंजीनियर को फिर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए उसको, फिर पता होना चाहिए tan इनवर्स 4/3 कितना होता है, द गुड नंबर tan इनवर्स 4/3 ये होता है आपके पास कितना होता है 53.13। tan इनवर्स 3/4 कितना होता है 36.86, 36.86। पता आपके पास tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 4/3 को ऐड करोगे तो 90 आएगा, tan इनवर्स 4/3। इसलिए आपको एक पता हो तो दूसरा पता कर लेते हो आप 90 में से माइनस करके। ये प्रॉपर्टी, ऐसा बहुत सारी बातें होती है जिंदगी में, ये दोनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। वैसे तो tan इनवर्स 3√3 और 1/√3 का भी एडिशन 90 आएगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी tan इनवर्स की प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड करती है फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, कोई भी x की वैल्यू आप अल्फा बीटा कुछ भी लिख दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज ऑलवेज 90 डिग्री फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी नंबर, मतलब एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये आपके पास है। अच्छा, वैसे ही आपके पास ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 2 की वैल्यू 63.43 होती है, तो tan इनवर्स 1/2 कितना होगा, 90 में से माइनस करोगे तो 26.56, ये 26.56 होगा, इसलिए अपन लिखे भी थे 26.56। अच्छा, ना पता हो तो फिर कैलकुलेटर तो है आपके पास, बट इतना बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरे में वो जो बात हो वो लोगों में ना हो, तो लोगों में इतनी सारी बातें नहीं हो सकती है, बट उसके लिए मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, प्लान लगता है, अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में थे अपन कि भैया अगर मेरे को कोई पॉइंट पता है, इसलिए जब कोई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होती है ना, तो ये पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, y बाय x करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 इनवर्स करोगे तो हमेशा एंगल पता चल जाएगा उस कोऑर्डिनेट का एंगल।
अब आपको अल्फा पता है, अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को क्यू पॉइंट का मेरे को एक्स वाई निकालना है, तो मेरे को एंगल पता है क्या क्यू पॉइंट का? यस यस, एंगल तो पता है। कैसे? ये एंगल पूरा है ना, इतना एंगल कितना? अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल। तो अल्फा प्लस थीटा कितना है सर? अल्फा सर 26.56 है जो अभी निकाले आप, और थीटा पहले से 30 डिग्री था। तो पता है कितना हो गया? 30 और 26 कितना हो गया सर? 30 और 2 50, 56 सर, 56.56 हो गया सर। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्यू पॉइंट पे अगर बात करना है, क्यू पॉइंट पे, तो 10 एंगल कितना आपके पास? अल्फा प्लस थीटा पूरा ऐड किया तो 10 56.56 इक्वल टू क्या होगा? बोले सर वाई बाई एक्स होता है 10 टू 10 थीटा हमेशा वाई बाई एक्स। अब ये एंगल कितना है? पूरा अल्फा प्लस थीटा है, तो वाई बाई एक्स। वाई पता है नहीं पता, एक्स पता है नहीं पता, दोनों ही नहीं पता है। कौन सा? ये एक्स भी अननोन है और वाई भी, यही तो क्वेश्चन का पार्ट है। बट मैं एंगल निकालिए कि कितना है, थीटा मेरे को गिवन था, अल्फा में निकाल लिया पी पॉइंट की हेल्प से, और टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा है। तो 10 56.56 की वैल्यू कितनी होगी? अब अच्छा, हर नंबर तो आप दुनिया का हर नंबर तो पता नहीं हो सकता, तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 10 56.56 की वैल्यू कितना होगा? तो मैं कर लेता हूं 10 56.56, यह आ गया 1.514, यह आ गया 1.51427, 1.51 बोल दो, 1.5 भी बोल सकते हो। अब ये तो ऑप्शन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 1.51 है, मतलब y बाई एक्स इतना है, तो y की वैल्यू x टाइम्स इतना है, मतलब कितना हो गया y की वैल्यू सर? x मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5x आ गया y, मतलब y बड़ा है, y बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, x से 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y बड़ा है। तो देखो यहाँ पे तो y छोटा दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। सर यहाँ पे भी y छोटा दिख रहा है, ये भी ऑप्शन गलत भैया। इसमें y लेस देन x दिख रहा है, इसमें भी y लेस देन x दिख रहा है, तो हो नहीं सकता। इस वाले में b में y ग्रेटर देन x है, ये हो सकता है, इसमें भी y ग्रेटर देन x है, ये भी हो सकता है, बट 1.5 है। इसमें आपके पास अगर देखोगे 13.40 है, ये आपके पास x की वैल्यू। अगर मैं 1.5 करूंगा तो 13 में अगर लगभग 6 और 7 ऐड करूंगा तो 20 21 आपके पास, तो 13.40 और 22.32। अगर मैं बोलूं कि आपके पास देखो कितना आ रहा है, अगर मैं बोलूं आपको कि 13.40 इंटू 1.5, तो ये आता है 20.1, ये 20.1 आ रहा है यहां से। y इक्वल टू 1.5x करूंगा तो पता है y की वैल्यू आ रही है, अगर x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दिया कितनी 13.4, तो ये आ रहा है 20.1। इसलिए गलत हुआ क्योंकि 22.32 है, इसलिए गलत हुआ, नहीं तो अदरवाइज तो y ग्रेटर देन था। 12.32 में आएगा, 12.32 में आ जाएगा आंसर। 12.32 इंटू 1.5 कर दो, 18.66 आपके पास आ गया, 51 कर लो आपके पास, तो ये आ गया बी आंसर। यस, इतना आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरा पूरा पॉइंट्स अगर ऐड कर देता, पूरा पॉइंट्स मतलब अगर आपको लगता है कि पूरा पॉइंट्स ऐड कर दो ना सर, पूरा पॉइंट्स मतलब 1.514 1.51427 इंटू ऑप्शन में क्या था मेरे पास 13.4, 20.29 ही था, तो भी नहीं आएगा, 20.29 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी आंसर बॉम्बे। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास, क्योंकि मेरे पास और कोई कैलकुलेशन के लिए आपके पास पॉइंट तो है नहीं, आपके पास एंगल गिवन है और मेरे को बोल दिया गया कि फाइंड आउट कर लो, आपके पास इतना दिखना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मेरे को एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता थी, मैं ऑप्शन से तो ये भी कर सकता था कि पी में आपको सर, मैं अगर ऐसा करता तो सर क्या करते सर, मेरे पास पी पॉइंट पता है सर 20i और 10j है, और मेरे को एंगल भी पता है दोनों के बीच का, तो सर मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता था कि, मतलब कोई व्यक्ति सोचते समय तो कुछ भी सोच सकता है, मतलब कोई बोले कि सर हमको तो एंगल पता है, सर क्या एंगल पता है सर? कॉस थीटा इक्वल टू पी डॉट क्यू अपॉन पी मैग्नीट्यूड और क्यू मैग्नीट्यूड, और P की जो वैल्यू है सर वो है सर 2010, जिसका मतलब है कि P का वेक्टर कितना हो गया 20ax या i कैप और 10j कैप। लेकिन Q पॉइंट्स कितना होगा, जो Q पॉइंट्स है जिसमें xy की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट, xy अननोन है आपके पास, तो Q वेक्टर कितना होगा xi कैप प्लस yj कैप। तो अगर मैं ऐसा करता कि cos 30 कितना हो गया, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, cos 30 की वैल्यू हो गया √3/2, ठीक है।
बिकॉज 30 इज 30 डिग्री, थीटा सॉरी थीटा इज 30 डिग्री, तो √3/2 0.866, पी डॉट क्यू करता तो 20x आता है प्लस 10y आता, और फिर आपके पास आता √p, तो 20 का स्क्वायर 2400 और ये 100 √500 आता, और इंटू √x² प्लस y² आता। ये आपके पास अगेन आप x और y की वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक कर सकते थे। दिस इज द सेकंड वे। क्योंकि अच्छा मैं इसलिए भी ये लिखा क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि सर ये जो फॉर्मूला पता है फिर सर इसका क्या यूज है। अच्छा इसका यूज है, दोनों पता होता तो ये फॉर्मूला से आसान कुछ नहीं होता, यहाँ तो एक अननोन था। कोई एंगल पता करने को बोले तो ये बहुत आसान तरीका होता है, पी भी पता और क्यू भी पता, दोनों के पॉइंट्स पता और कोई एंगल पूछ रहा है, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मेरे को एंगल फाइंड आउट करना है। अदरवाइज अगर मेरे को एंगल पता है और एक वेक्टर पता है तो फिर मेरे को ऑप्शन से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दो अननोन है, एक्स और वाई। देयर आर टू अननोन एक्चुअली, एक्स एंड वाई। देखो ध्यान ध्यान से, तो ठीक है। अच्छा इस तरीके से मैं क्या किया, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लिया। मतलब अगर 2 डायमेंशन अगर डेटा अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम को। 2 डायमेंशन जैसे 3 डायमेंशन होगा आपके पास, मतलब 3D आपके पास जब होता है तो उस केस में तो फिर आपको वेक्टर कैलकुलस का बेस्ट यूज करना है। यहां तो वेक्टर कैलकुलस के बिना भी सॉल्व कर सकता था। कोई बोलेगा कि सर इसमें वेक्टर कैलकुलस तो किया ही नहीं आप पहले तरीके में। हाँ, क्योंकि अगर मेरे पास 2 डायमेंशन अगर कोई पॉइंट्स पता और कोई कुछ में से पूछना चाह रहा है तो मैं बिना वेक्टर कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं पहले तरीके में वेक्टर कैलकुलस यूज नहीं किया, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर लिया कि भाई मेरे पास पी पॉइंट पता है तो पी पॉइंट्स का मैं एंगल निकाल लिया, क्यू पॉइंट का मेरे को पॉइंट्स नहीं पता लेकिन पी और क्यू के बीच का एंगल पता है तो मैं टोटल एंगल निकाल लिया। टोटल एंगल की हेल्प से मैं एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लिया और मेरे पास ऑप्शंस है आपके पास तो मैं पता कर लिया। अगर मेरे को कोई एक्स देता वाई पूछ सकता था, वाई देके एक्स पूछ सकता था, दोनों पूछ रहा था, इसका तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ओके अच्छा दूसरे तरीके में किसी को लगता है कि सर मेरे को तो वेक्टर कैलकुलस यूज करना है क्योंकि आप तो पढ़ा रहे वेक्टर कैलकुलस, दिस इज वेक्टर कैलकुलस। फ्रॉम द ऑप्शंस यू कैन चेक फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आप पुट करके देखो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखो वही पॉइंट्स है क्यू पॉइंट्स। ओके ठीक है, तो 2 डायमेंशन में कई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा आसान हो जाता है, ये ज्यादा आसान किया मैं पहले तरीके। इसको बोलते हैं कि एक बेसिक एप्टीट्यूड बेसिक नॉलेज होना है एक इंजीनियर का। सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कोई चीज पढ़ रहे तो उसके बाद बाकी दिमाग उसका लग ही नहीं रहा है, बस वो सोच रहा है कि वी नो दैट क्या cos थीटा इक्वल टू पी डॉट क्यू डिवाइड बाई पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड, और कोऑर्डिनेट के बारे में सोच तक नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलो 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2022 क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच गया हूं। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं आपको तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैं आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ाया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है ऑन बी, ऐसा करके मैं बात भी किया था अगर आपको याद होगा। फिर बोला था कि 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ा चुका हूं। मेरे पास क्या था 2 वेक्टर्स दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल टू बी। कई बार तो क्या होता है ये क्या लिखा है ना यही क्लियर नहीं होता एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को, उसको लगता है ये क्या है। एक नॉर्मल स्टूडेंट तो यही पटक जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर इन द प्लेन कंटेन द वेक्टर ए एंड बी इज, वो सोच रहा है क्या करूं मैं, प्रॉब्लम ये। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन इस हिसाब से कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझ कैसे आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और ये मैं पहला ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मैं इसलिए सब दिखा रहा हूँ आपको कि आप ये ना सोचे कि सर डेल ऑपरेटर से पढ़ते हैं सर वेक्टर कैलकुलस, तो फिर मैं बोलता हूं कि फिर आपको पता नहीं कि पढ़ते कैसे। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और आता है, इसलिए नहीं बेसिक पढ़ रहे कि आगे यूज होने वाला है, इसलिए बेसिक पढ़ रहे कि आगे यूज होगा वो तो है ही, प्लस आईआईटी के प्रोफेसर गेट के एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछ लेते हैं इसलिए। अब देखो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है सर। अगर मैं ध्यान से देखूं कि ठीक है आप इसको देखना चाहते हो, ये आपके पास है बी वेक्टर, ये आपके पास है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। अब मैं आपको बोला था कि एक बात ध्यान देना कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से अगर देखोगे, क्या बहुत अच्छे से देखोगे, ये अगर आप इसको देखोगे कि ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, और ये आपके पास हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये अगर आपके पास एंगल थीटा है
तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके पास, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो इसका लेंथ अगर a है, इसका लेंथ अगर a है, ये a वेक्टर था, इसका लेंथ अगर a है, तो पता आपके पास इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर, a cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को a cos थीटा बोलते हैं। sin थीटा करूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो पता है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, a sin थीटा। ये मैं पढ़ाया प्रोजेक्शन में। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो a cos थीटा है, अगर मैं बोलूं आपको बड़े अच्छे से बोलूं कि यार ये a cos थीटा जो है ना, a cos थीटा इज पैरेलल विद b वेक्टर है। पता आपको ये a cos थीटा a का कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स ऑफ a विच इज पैरेलल विद b वेक्टर, a cos थीटा जो होता है वो b के साथ पैरेलल होता है। a sin थीटा क्या होता है, इज परपेंडिकुलर विद द b वेक्टर। ये b वेक्टर के साथ a sin थीटा जो होता है b वेक्टर के साथ, a का जो कंपोनेंट a sin थीटा वो b के साथ परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को आप नॉर्मल बोल सकते हो, परपेंडिकुलर को आप आर्थोगोनल बोल सकते हो। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये a sin थीटा जो है वो कंपोनेंट है a का, जो कि b वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, आर्थोगोनल है या नॉर्मल है, आप नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हो कि भैया नॉर्मल है। आप इसको बोल सकते हो कि ये आर्थोगोनल है, आर्थोगोनल यूज कर सकते हो टर्म। एग्जाम में तो आर्थोगोनल लिखा था, वो नॉर्मल भी बोल सकते थे और वो परपेंडिकुलर भी बोल सकते थे। परपेंडिकुलर का साइन इज द परपेंडिकुलर। तो तीन में से कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आप ए साइन थीटा की वैल्यू बताओ। इसका मतलब है कि उनका क्वेश्चन क्या है पता आपके पास, ये जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, आपको ये पता हो कि वो क्या चाहते हैं, ए साइन थीटा की वैल्यू चाहते हैं। बताओ कि ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बस बोल नहीं रहे। अगर सर ये ऑर्थोगोनल की जगह अगर ये पैरेलल लिखा होता तो, अगर ये पैरेलल लिखा होता तो, अच्छा अगर ये पैरेलल होता तो इसका मतलब वो ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहते, फिर ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहते अगर पैरेलल लिखा होता तो। इतना क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा अब ए साइन थीटा, तो मेरे को तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा, या कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो फिर साइन थीटा उससे निकल जाएगा। तो सर मेरे पास कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा तो यार आपको पता ही है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ए का लेंथ, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूं कि सर ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, तो डॉट प्रोडक्ट दुनिया का सबसे आसान प्रोडक्ट होता है, 5 × 3, ये कैप रहना चाहिए हमेशा, इज ऑलवेज गुड द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। हाँ 5 × 3 15, 7 × माइनस तो -7 और 2 × 6 12, ये हो गया आपके पास। तो -7 और 12 कितना हो गया आपके पास, 5, तो 20 आ रहा है। तो या 15 और 12 अगर मैं बोलूं तो 27 हो गया, 27 में आंसर हो गया तो 20 आ गया, ये ए डॉट भी आ गया। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर 25, फिर 49, फिर 4, तो 50 और 25 कितना हो गया 75, और 3 कितना हो गया 78, तो √78 इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अच्छा मैं आपके लिए थोड़ा आराम से सॉल्व करता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 कितना हो गया सर 46, √46, ये इसका लेंथ हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि यार आपको जो सॉल्व करना है ये 20 है और ये अंडर रूट में पूरा मल्टीप्लाई कर दो, सर 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं क्या, हाँ यार ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, √x इंटू √y इज ऑलवेज √xy, तो 78 × 46, ये तो यहां से cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर sin थीटा तो हम कर ही लेंगे। तो अगर मैं बोलूं तो अब आप इसको यूज कर सकते हो कि सर अंडर रूट की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, cos थीटा की वैल्यू मतलब, तो अंडर रूट कर देता हूं मैं 78 × 46, मतलब 59.89 आ रहा है इसकी वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू है, एक पेज बढ़ा लेता हूं ना यार, cos थीटा की वैल्यू कितना था 20 डिवाइड बाई जो आंसर आ रहा है इसका रिजल्ट 59.89 आ रहा है, ये 59.899 है, तो 59.9 भी लिख सकते थे। तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास 59.9 भी लिख सकते हो, 899 है, ठीक है। तो ये आप किया 20 डिवाइड बाई 59.8, 20 डिवाइड बाई 59.899, ये आ गया 0.333 कॉस थीटा की वैल्यू। चाहूं तो मैं थीटा भी निकाल सकता हूं, कॉस इनवर्स 0.33 करके,
या फिर डायरेक्ट अगर आपको लगता है कि सर मैं तो कॉस थीटा से साइन थीटा, तो सर इतना तो मैथ कर ही लूंगा कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लूं। तो आपकी चॉइस है कि आप ऐसा निकाल सकते हो, या तो थीटा निकालो और थीटा निकालने के बाद फिर साइन थीटा निकालो, मतलब ये आपकी चॉइस है। ये अगर मैं ऐसा करता हूं तो 0.33 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 0.33 का अगर मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं तो ये हो गया 0.11 माइनस 1 कर दिया, ये आ गया अंडर रूट के अंदर आंसर। ये आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू 0.9426, 0.9426 ये साइन थीटा की वैल्यू। अगर आप थीटा निकाल के करते तो थीटा निकाल के करते तो ये आता 0 पॉइंट, ये आता आपके पास, वो भी कर देता हूं मैं 0.33, 70.73 आ रहा है थीटा, 70.73 थीटा, ये थीटा, फिर साइन थीटा कर लो, एक ही बात है। अब मेरे पास है कि मेरे को तो कंपोनेंट जो फाइंड आउट करना है वो तो ए साइन थीटा फाइंड आउट करना है, ये, और ए आपके पास लेंथ कितना था, अगर मैं ए का लेंथ की बात करूं तो ए का लेंथ कितना था सर, ए का लेंथ था अंडर रूट 78, अंडर रूट 78 ए का लेंथ था, और साइन थीटा की वैल्यू कितना है 0.9426। तो ये जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या अंडर रूट 78 इतना आ गया इंटू 0.9426, 9426 सर 8.32 आ रहा है, तो 8.32 ये हमारा आंसर होना चाहिए एग्जाम का, ये कॉस थीटा की, ए साइन थीटा की वैल्यू। अच्छा अगर वो पैरेलल बोलते तो फिर ए कॉस थीटा आंसर होता, ए कॉस थीटा पैरेलल बोलते तो इस ए कॉस थीटा आंसर होता। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था आपके पास, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर वो पैरेलल बोलते तो आंसर क्या होता, ए कॉस थीटा, उस केस में अंडर रूट 78 होता और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 0.33, ये आंसर होता न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो ये आंसर होता अंडर रूट 78 इंटू 0.33, फिर 2.91 होता, 2.91 ये ए कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये तो अभी तो ये आंसर इसलिए हो गया बिकॉज हमसे एक आर्थोगोनल कंपोनेंट्स की बात की गई थी। तो मैं चाहता हूं कि अच्छा न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए नहीं बनते क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आएगा कि कोई क्या बोल रहा है। अच्छा ये तब तक समझ नहीं आएगा अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को अच्छे से नहीं समझते हो। याद है आपके पास मैं बोला भी था कि एक वेक्टर है, अगर मैं लाइट अगर दे रहा हूं, अगर देख रहा हूं तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा दैट मीन शैडो जो बनता है, जो शैडो बनता है जो बी पे आएगा, तो ये जो लेंथ होता है आपके पास ये, तो मैं बोला भी था कि आपके पास ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता है अगर आपको याद होगा तो ए कॉस थीटा जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है आपके पास, ए कॉस थीटा जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है जो ए से बी पे आ रहा है, ठीक है ओके, जिसको आप पैरेलल भी बोल सकते हो और प्रोजेक्शन ऑन बी भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। 2025 इस साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन 2025 का इस साल का क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बोला है कि एक वेक्टर ए है, कंसीडर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड इन 3 डायमेंशन वेक्टर। इससे परेशान ना हो, जो हमारा एक्स वाई जेड जो सिस्टम होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो डोंट वरी, एक एक सिलेंड्रिकल होता है, एक स्फेरिकल होता है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल। जब हम एडवांस लेवल में पढ़ना चालू करते हैं सरफेस के बारे में और सब बातें करना चालू करते हैं तो फिर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होता है। हमको तो ज्यादा रहता नहीं, बट ठीक है, पूरा कैलकुलस पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बात उसकी भी कर ली जाएगी, थोड़ी बात उसकी भी कर ली जाएगी, ऐसा नहीं कि उसके बारे में जीरो आइडिया देंगे। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ते समय में इतना किसी को जरूरत नहीं पड़ता है उसके बहुत बिग डिटेल की, जितनी आईआईटी के प्रोफेसर आपसे एक्सपेक्ट करते वो मैं सिलेंड्रिकल स्फेरिकल की बात करूंगा, पूरा कैलकुलस जिस दिन खत्म होगा तब तक बात कर लूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास जब भी कोई एक्स वाई जेड की बात करता है तो वो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसलिए हम कभी बोलते भी नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। अब ये आईजे के है आर्थोगोनल यूनिट बेसिस से, तो मेरे को पता है आर्थोगोनल वेक्टर ही होते हैं आईजे के, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आपके पास पता है, आर्थोनॉर्मल भी बोल सकता हूं मैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है आपके पास, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0। लेट वेक्टर ए एंड बी, बहुत सारी बातें की गई जबरदस्ती की, और फिर बोला इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? अच्छा इनर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर? डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है।
तो सर डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो क्या होगा, √2 और 1/√2 1, 1/√2 और √2 1, तो 1 + 1 हो गया, और 1 और -1 -1, 1 1 और -1, तो सर ये तो सर एक -1 कैंसिल आउट हो गया और आंसर 1 बच गया। ये आंसर बी बिना पेन पेपर चलाए भी हो सकता है। अगर आपको पेन पेपर चलाना है तो ए डॉट बी का आपके पास सॉल्व कर दो, √2 इंटू 1/√2, ये था पहला। दूसरा था 1/√2 इंटू √2, ये था दूसरा। और तीसरा था आपके पास 1 इंटू -1। तो पहला आंसर हुआ 1, दूसरा आंसर हुआ 1 और तीसरा आंसर हुआ -1। तो फाइनली आंसर इज 1। इज वेरी सिंपल। इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट मेरे को फाइंड आउट करना, पेन पेपर चलाने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी चला दिया आपके लिए। तो आंसर इज 1। कोई देख के भी बता दिया होगा। मतलब इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। इनर प्रोडक्ट पूछ रहा था, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया। अच्छा, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन में हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, पता चला कि हम ये इसी को रीड कर रहे हैं, यहीं तक रीड कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ज्यादा आइडिया ना होना प्रॉब्लमेटिक होता है। आईजे के वेक्टर को ऑर्थोगोनल लिखा, अगर इसको ऑर्थोनॉर्मल बोल देता तो भी अलग, तो भी सेम बात होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट बेसिस है, तो जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं उसमें अगर यूनिट बेसिस होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ऑर्थोनॉर्मल भी होता है। तो आईजे के वेक्टर एग्जांपल भी दिया मैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर में, आईजे के जो आपका यूनिट वेक्टर है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं आपके पास, और जो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं बाय डिफॉल्ट ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर आप पूरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो मेरा तो। बट डॉट प्रोडक्ट पूछा था तो ये जो लिखा है ये है, होता ही आईजे के वेक्टर। तो जो होता है वो कभी कभी देने से भी लोग टाइम ले लेते हैं जबरदस्ती। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आईआईटी जेई का क्वेश्चन ले रहा हूं जो 2013 और 2003 में है, सेम क्वेश्चन आईआईटी जेई का। आपको बोलेगा सर आईआईटी जेई, सर आप तो सर आईआईटी जेई की बात करने लग जाते हो सर, लीनियर अलजेब्रा में खुद बहुत बात की है। बहुत बार टीचर भी, आजकल मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो टीचर भी परेशान हो सकता है कि ये आईआईटी की बात क्यों करते हैं। मैं आईआईटी की बात नहीं करता हूं, मैं आईआईटी की वो बात करता हूं जो आईआईटी में पूछा गया लेकिन आपके गेट के काम का चीज है, और उससे आपका कंसेप्ट इंप्रूव होता है, और आने वाले समय में ये आएगा ही, श्योर हूं मैं। आज मैं जो 2006 में प्रेडिक्ट करता था वो 2007 में आ गया, या 2014 में आया, 2018 में आया। कभी कभी मेरा प्रेडिक्शन में 1 साल या 2 साल या 10 साल भी लगे, जो मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, कभी कभी 10 साल भी लग गए आने में। तो मेरे को नहीं पता, मैं ये नहीं गारंटी बोल सकता कि ये जो मैं बता रहा हूं ये 2026-27 कब आएगा। आएगा जरूर, बिकॉज मेरे को वही पता है कि कौन कौन से दायरे को कवर करना है। तो आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन 2013-2003 लिखा है। बट अगर मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन तो सर आईआईटी का है, बट मैं बोल दूं कि यार ये तो सीबीएसई में 3-4 बार आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये तो 4 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो 12th बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन 4 बार आ चुका है वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, जो 12th बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब है कि सर तो ऐसे क्वेश्चन तो हमसे बनना चाहिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आपके एनसीईआरटी की बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन ना बने तो फिर तो गजब ही बात हो जाएगी कि आप एक जमाने में आप पढ़ते थे, सभी लोग 12th पास करके आए होंगे ना, एक जमाने में पढ़ते थे, अच्छा वेक्टर जानते थे, इंजीनियरिंग करते करते वेक्टर भूल गए, फिर आपको डेल ऑपरेटर पढ़ाया गया, फिर आपको लगा कि सिर्फ यही होता है बस, और बेसिक वेक्टर भूल जाते कभी कभी। अब ये क्या है, बोला इफ द वेक्टर्स ए बी दिया है, ए सी दिया है, और बोला कि ये साइड से ट्रायंगल के, एक एबीसी ट्रायंगल है, उसके साइड से ए बी और ए सी, लेंथ ऑफ द मीडियन बोला है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से, जो आपके पास ए के थ्रू जो मीडियन होगा उसका लेंथ चाहिए, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ये आपसे बल बोला है, और ये आपके पास ऑप्शंस दिए, तो लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए ऐसा बोला है। ठीक है भाई, ऐसे बोला है, यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है बाद में बात करते हैं लेंथ ऑफ द मीडियन की, पहले बात करते हैं कि एक ट्रायंगल है और ए बी आपके पास वेक्टर है, और एक एसी वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे दिया आपके पास। फिर इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि जेई में आया है, इस बात पे फोकस करते कि 12th बोर्ड में आया है, और ट्रायंगल एबीसी दिया आपके पास। तो एबीसी अगर आपके पास अगर एक ट्रायंगल है और उसके 2 साइड्स दिए, और तीसरा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये ए बी है, ये ए सी है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास ए बी, ये आपके पास ए सी, ये ए बी है, ए सी है, और मैं बोल रहा हूं कि ये मैं मान लेता हूं ये भी आपके पास ए सी है, और ये आपके पास ये ए बी, ए सी, और ये ट्रायंगल आपके पास बी सी। ये ध्यान समझना, 2 लेंथ दिया, तीसरा मेरे को फाइंड आउट करना है, तीसरा मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं 2 तरीके से बात करता हूं।
आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है, इंजीनियर भी हुआ, अगर कभी कोई ए बी वेक्टर लिखा है और आपको बहुत आराम से अपनी बातों को रखना है, तो ए बी वेक्टर मतलब दो पॉइंट, दो, एक पूरा लेंथ है आपके पास, एक पोजीशन वेक्टर है ए से बी का, आप इसको बोल सकते हो कि इसका ये ए से बी जा रहा है, एक वेक्टर है, एरो बना हुआ है आपके पास वेक्टर का ए टू बी, तो बी माइनस ए, फाइनल पॉइंट बी और स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो जब ए बी वेक्टर बोलते हैं तो ए बी मतलब ए टू बी, तो फाइनल जो पॉइंट जहां पे आप जा रहे हो वो बी और जहां से स्टार्ट किए थे ए, तो बी माइनस ए वेक्टर इज द ए बी वेक्टर जी। अच्छा, ए सी वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ, ए सी वेक्टर मतलब ए से स्टार्ट किए सी पे जा रहे हो तो सी माइनस ए, ये ए सी वेक्टर है। अब अगर मेरे को बोल रहा है कि बी सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, बी सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो बी सी वेक्टर मतलब क्या होगा सर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ध्यान से, बहुत बहुत आराम से बता रहा हूं, कभी कभी हम ज्यादा डिटेल पढ़ते पढ़ते छोटी बातों को भूल जाते हैं। ये ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, अगर वी पी क्यू लिखा है तो पी टू क्यू, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी जानते हो तो, बट ठीक है, इतने अलग अलग ब्रांचेस वाले लोग पढ़ रहे हैं। तो ए बी वेक्टर लिखने का मतलब होता है बी माइनस ए, या ए सी लिखने का मतलब होता है सी माइनस ए, और बी सी लिखने का मतलब ये होता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि यार इतनी बातों से अगर आपको बी सी निकालना है तो सी प्लस और बी माइनस है, सी प्लस यहाँ पे है और बी प्लस यहाँ पे है, तो अगर मैं ए सी में से अगर ए बी माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं बोलूं कि यार आप ए सी में से अगर आप ए बी माइनस कर दो तो क्या होगा, एसी में से अगर मैं इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एसी करोगे तो सी माइनस ए करोगे, माइनस मिडिल में, और ए बी करोगे तो बी माइनस ए करोगे, ए कैंसिल आउट हुआ और पता क्या बचा, सी माइनस बी बचा, ए कैंसिल आउट हो गया। देखो जरा ध्यान से, एसी वेक्टर का मतलब क्या होता है सर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी माइनस ए, लेकिन मिडिल में माइनस है तो माइनस बी और प्लस ए हो गया। पता आपके पास, तो मैं पहले आराम से दूसरी स्टाइल में बता रहा हूं बातें, पता ए कैंसिल आउट हो गया, सी माइनस बी बचा और इसी को बीसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि बीसी वेक्टर में फाइंड आउट कर लिया सर, तो बीसी वेक्टर सी माइनस आपके पास बी आ गया तो ए सी माइनस ए बी आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि बीसी वेक्टर अगर क्या है ए सी माइनस ए बी, तो क्या आपको पता है कि ए सी क्या है सर, 5i और ये 3i, तो 5i माइनस 3i करेंगे तो कितना आएगा 2i कैप सर, ठीक है, माइनस 2j करेंगे तो यहाँ 2j है क्या, नहीं है सर, तो माइनस 2j, और ये कितना है 4k माइनस 4k तो 0k हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, 2i कैप माइनस 2j कैप, ये क्या आया बीसी वेक्टर है, मतलब सर ये बीसी वेक्टर ये आ गया। ये दिखा आपके पास, ये होता है एक बेसिक सा आपके पास ट्रायंगल के स्टाइल में बात करना। ये किसी को लगेगा सर हम तो वेक्टर एडिशन जब करते, तो हाँ कोई भी वेक्टर जब ट्वेल्थ वाला पढ़ता होगा तो ऐसा नहीं पढ़ता होगा, ट्वेल्थ वाले लोग ऐसे नहीं पढ़ते होंगे, या जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे ट्वेल्थ में वो ऐसे नहीं पढ़ते होंगे। वो हमेशा जब भी वेक्टर की बात ट्रायंगल की बात आती है और ट्रायंगल की दो साइड पता होती है और तीसरी साइड की बात होती है, तो वो हमेशा कंसेप्ट यूज करते हैं पैरेलल वेक्टर का, और वो कंसेप्ट यूज करते हैं वेक्टर एडिशन का इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन बड़ा पॉपुलर है, आप कोई भी अगर 12th क्लास की बुक खोलोगे, कोई भी सीबीएसई की बुक खोलोगे तो ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन बड़ा ही पॉपुलर है। तो मैं उसकी बात करता हूं, ध्यान देखना, अभी मैं क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी आएंगे अपन इस पे, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, गेट में नहीं आया कभी, लेकिन क्यों नहीं आएगा गेट में, क्वेश्चन है कि गेट में क्यों नहीं आएगा, आएगा। अब कब आएगा ये मेरे से मत पूछो, ये मेरे को नहीं पता। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को अगर दो साइड्स पता है, और बड़ा ही फेमस होता है आपके पास, क्या फेमस होता है, ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि लिखा रहता है बुक में, लिखा रहता है, बट अगर मैं इसमें और एक्स्ट्रा यूज कर दूं, पता है, बाय यूजिंग पैरेलल वेक्टर, तो फिर मजेदार होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है, मैं लिख रहा हूं लेकिन बाय यूजिंग पैरेलल वेक्टर। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो, ऐसा अगर मैं बोल दूं तो थोड़ा मजेदार हो सकता है, ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं हम लोग, हाँ ध्यान से देखो, ये आपके पास ए बी था और ये आपके पास था ए बी, आपके पास पता ही है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर आपको पता है क्या भी है ए बी वेक्टर सर, 3i प्लस 4k, 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और ए सी वेक्टर क्या पता है सर, 5i कैप, 5i कैप माइनस 2j प्लस 4k,
ठीक है सर। ये आपके पास ट्रायंगल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ए बी है, ये सी है, ये आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर, जी। ये ए बी जो वेक्टर है, ए से बी वेक्टर आपके पास गिवन है, तो ए से बी वेक्टर आपके पास ये हो गया। ये ए सी वेक्टर है, ए से सी वेक्टर हो गया। देखो देख रहे हो आपके पास, ये देखो ए से बी है और आपके पास ये ए सी दिया हमारे पास। अब मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं, अगर वेक्टर एडिशंस की बात करते हो ना, ट्रायंगल तो आपके पास फॉर्म ट्रायंगल रूल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वेक्टर एडिशन का बेसिक आपके पास पॉइंट्स बताता हूं कि वेक्टर एडिशन जब आप पढ़ते हो तो आपको बेसिक बेसिक पॉइंट क्या पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोल दूं कि सर ये मेरे पास एक वेक्टर ए, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर बी है सर, ये मेरे पास वेक्टर सी है, ये मेरे पास वेक्टर डी है सर, ये वेक्टर डी है, ये मेरे पास वेक्टर ई है, ये पता आपके पास पता है। अगर मैं इसको बोलूं, देखा पैरेलल वेक्टर कंसेप्ट कैसे होता है। पैरेलल वेक्टर में हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। अब ये बी वेक्टर जो है इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, किसके साथ, ये इसके साथ, इसके हेड के साथ, ये बी वेक्टर हो गया। ये पैरेलल है, पैरेलल को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ये पैरेलल को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो कहीं पे भी, ये पैरेलल को शिफ्ट कर दिए, ये इसके हेड से ये इसका टेल कनेक्ट हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ये सी वेक्टर है, इस पैरेलल को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसके टेल के साथ कनेक्ट कर लो आप, ये सी वेक्टर हो गया। अब ये डी वेक्टर है, ये इसका जो टेल है इसके हेड से कनेक्ट करो, ये आपके पास डी वेक्टर हो गया। ये फिर मैं बोल दूं कि ये आपके पास ई वेक्टर है, तो मैं ई वेक्टर एक और कलर चेंज कर लेता हूं, ये ई वेक्टर हो गया। पता है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए का, और ये इसका ई वेक्टर जब बनाया था इसका फाइनल पॉइंट है। अच्छा किसी को भी पहले कर सकते थे सर ए के बाद बी, क्योंकि ए के बाद ई भी कर सकते थे, यहां से मैं इसको कनेक्ट कर सकता था सर, ये सी को यहां कनेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल ऐसा कनेक्ट कर सकता था, तो डोंट वरी। बट जब भी आप वेक्टर को आप करते हो ना, तो पता आपके पास होता क्या है कि आपको जहां वेक्टर ये इसका टेल होता है, दिस द टेल, ये इसका हेड है, तो आप किसी भी वेक्टर को ना, किसी भी वेक्टर के टेल को उसके हेड से कनेक्ट कर दो, फिर उसका नेक्स्ट हेड बन जाएगा, फिर टेल को कनेक्ट कर दो हेड से, ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास पता क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट है, दिस द एंडिंग पॉइंट। अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा पता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको बोला जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगी पता आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या है पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये पूरे वेक्टर ऐड हो सकते हैं, ये पूरे वेक्टर ऐड हो सकते हैं, दिस वन। अच्छा ये तो मैं नॉर्मली से बताना चालू किया कि अच्छा आपके पास ऐसा होता है। सीधे ट्रायंगल रूल कैसे बोला गया, ट्रायंगल रूल ऐसा बोला गया कि एक वेक्टर आपके पास ये, एक वेक्टर आपके पास ये, दिख रहा है आपके पास, यस सर। अगर इसमें बोला जाए कि ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, इसमें ये आपके पास यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी हुआ आपके पास, ये हेड आ गया आपके पास, इसका ये हेड आ गया, ये बी ए बी वेक्टर का बी हेड है। अब अगर मैं बी सी इसमें ऐड कर दूं, बीसी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो पता है ये टेल से कनेक्ट किया, बीसी का जो टेल है ये एबी का जो हेड था बी, और बीसी का जो टेल है वो कनेक्ट हुआ और यहां पे पहुंच गया। अब ये बीसी आपके पास ये पहुंच गए, तो अब ये आपके पास ये यहां पे ये हेड था किसका, ए से बी गए तो ये इसका हेड था, तो इसका मतलब ये हेड किसका है, हेड ऑफ ए बी है ये वाला पॉइंट, और ये टेल ऑफ बीसी, यही वाला पॉइंट क्या है, टेल ऑफ बीसी, टेल ऑफ बीसी, ये टेल ऑफ बीसी। अब ये टेल ऑफ बीसी हो गया तो यहां पहुंच गया अपन। अब मेरे को अगर बोलना है कि देखो ट्रायंगल के अगर दो साइड्स पता है, तो ये ए बी पता है, दूसरा बीसी पता है, और बी क्या है, ये जहां पे हेड खत्म हो रहा था वहीं से इसका टेल बीसी हो गया, पता है। अब आपके पास वेक्टर एडिशन क्या होगा, एसी इसका रिजल्टेंट होगा, किसका पता है, ए बी और बीसी का। क्यों, ये स्टार्टिंग पॉइंट वही और ये एंडिंग पॉइंट है, और पता है इसका डायरेक्शन ये होगा, ये इसका मतलब है कि एसी की वैल्यू क्या होगी, ए बी प्लस बीसी, ये ए बी हुआ प्लस बीसी हुआ, और एसी आपके पास ये हो गया रिजल्टेंट। इसका मतलब है बीसी कितना निकलेगा, बीसी निकलेगा एसी माइनस ए बी, और यही हम निकाले थे
इस स्टाइल से नॉर्मल के कंसेप्ट से कि बीसी क्या है तो एसी माइनस ए बी। यहां पे मैं कुछ वेक्टर रूल, यहां पे कुछ मैं ट्रायंगल रूल नहीं बताता, दिस इज द ट्रायंगल रूल। अच्छा, इसी बात को और अच्छे से रख सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर एक बार थोड़ा सा और बताओ, कुछ नहीं है। ये है आपके पास ए, ये आपके पास ए बी है, ये बी पॉइंट हुआ, यस सर। ये आपके पास ये हुआ, ये बी सी हुआ, ये सी पॉइंट्स हुआ, ये था, और ये हमारे पास ए सी था। ठीक है, तो बी सी हुआ और ये आपके पास ए सी था। इतना हमारे पास यही है। अब इसमें देखो एरो तो बना नहीं कहीं पे, इसमें तो एरो ऐसा बना नहीं, हम ए बी लिख दिए। तो जब ए बी लिख रहे हो तो आपके पास कोई एरो ऐसा बना लेना चाहिए। बीसी लिख रहे हो तो एरो बनानी चाहिए, और एसी लिख रहे हो तो ऐसा एरो बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये ए बी है दिस वन, बी सी है दिस वन, और ये ए सी। अब अगर आपको किसी को लगता है कि सर क्या है कि सर मैं ये बोल रहा हूं कि सर ये ट्रायंगल रूल में तो ये आपके पास ये आया और ये इसमें ऐड हो गया, तो ए बी में जब बीसी ऐड किए, मतलब ए बी में जो बी माइनस था और ये बी प्लस था, तो देखो ऐड हो गया। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि ए माइनस ए बी में क्या हुआ, बी माइनस ए हुआ, और बीसी में सी माइनस बी हुआ, तो बी कैंसिल आउट तो होना ही। सोच के देखो आप, तो एसी रिजल्टेंट आ गया। दूसरा तरीका ये है, जो मस्त तरीका है, वेक्टर में क्या होता है, ये जो बीसी दिख रहा है, मैं चाहूं तो इसको पैरेलली उठा सकता हूं और ऐसा रख सकता हूं। ध्यान देखना, आपके पास मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये आपके पास था पहले, ये हमारे पास था ए, ये बी पॉइंट था, ये ए बी वेक्टर था। अब ये जो बीसी वेक्टर था, इस वाले पॉइंट को मैं उठा लिया, तो फिर मैं क्या करता हूं, सिर्फ ए बी वेक्टर लिखता हूं आपके पास, और इस बीसी पॉइंट को यहां शिफ्ट कर सकता हूं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इसके साथ अगर मैं इसको पैरेलली इस जगह पे शिफ्ट कर दूं, इस बीसी को, तो मैं इसको इस जगह पे शिफ्ट कर सकता हूं। ये बीसी हो गया, ये बीसी, ये देखो। तो ये ए बी था आपके पास, ये इसको उठाया अपन, ये पैरेलल हुआ ना, ये पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये पैरेलल यहां शिफ्ट किया जा सकता है, ये पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया। अब ये बीसी हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, किन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो ये आपके पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे केस में फिर हम पॉइंट्स नहीं लिखते, ऐसे केस में हम अवॉइड करते हैं कि पॉइंट्स लिखे, सिर्फ बोल देते हैं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, फिर पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं पैरेलल वेक्टर में शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो फिर ये बी ए पे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ए और बी फिर कैसे लिखोगे आप, पॉइंट शिफ्ट नहीं करते, वेक्टर शिफ्ट करते हो। इस वेक्टर को उठाओगे और यहां रख दोगे, तो फिर आप ए बी लिखो, फिर ये वेक्टर छोड़ दो, सिर्फ वेक्टर लिखो, ये वेक्टर छोड़ दो। ए पॉइंट नहीं लिखना तो ए पॉइंट भी मत लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में मैं फिर पॉइंट नहीं लिखता हूं, सिर्फ वेक्टर लिखता हूं। ए बी था, यहां से बीसी उठाया और यहां शिफ्ट कर लिया, अब ये रिजल्टेंट एसी हो गया, ये रिजल्टेंट एसी हो गया। बोले क्या रिजल्टेंट एसी हो गया, ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी, ये हमारे पास हो गया। इसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल। अच्छा, तो सर आप तो ये बोलना चाह रहे हो कि फिर तो इसको आप ऐसा भी कर सकते थे। हाँ, सही सोच रहे हो आप। सर आप बोल रहे हो कि ए बी था, ठीक है, ये भी था। अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आप बोल रहे हो कि सर मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, मैं सर ये था मेरे पास एक बीसी और ए बी ये था, इस वाले लाइन को तो सर मैं, ये बीसी था, ये बीसी वेक्टर था, इस वाले लाइन को पैरेलली अगर मेरे को रखना है तो मैं कहां रखूंगा, इस वाले लाइन को तो सर पैरेलली मैं यहां रख सकता हूं, बिल्कुल सही। इस वाली लाइन को तो मैं पैरेलली यहां पे भी रख सकता हूं, जो ए बी, बिल्कुल रख सकते हो। देखो इस लाइन का पैरेलल ये होता है, इस लाइन का पैरेलल ये होता है। देखो बीस ए बी यहां रख लिया, इसको उठाया यहां रख दिया। अब क्या होगा सर, होगा ये कि इसको मैं ऐड कर दूं, दिस वन इज द एसी, तो फिर ये हो गया ए बी प्लस बी सी। ये देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट। देखो जरा ध्यान से, पैरेलली में शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब आपको इतना अच्छा आना चाहिए कि आप पैरेलली किसी वेक्टर को शिफ्ट करते भी आता हो। या फिर देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट किया इस बात से कि ये होता है बेसिक, इसमें कोई वेक्टर यूज नहीं किया, इसमें तो मैं नॉर्मल कंसेप्ट यूज किया कि एबी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब क्या होता है, वही से निकाल लिया। बट मैं यहां जब बोलना चालू किया तो मैं ट्रायंगल रूल बोला कि वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल बाय यूजिंग पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट से मैं एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं, मतलब मैं चाहूं तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां रख सकता हूं, इस वेक्टर को यहां उठा, इस वेक्टर को चाहूं तो मैं यहां रख सकता हूं, इस वेक्टर को चाहूं तो मैं यहां रख सकता हूं। यह क्लियर रहना चाहिए आपके पास। और इसी वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट में जब हम बात करते हैं ना, तो यही जब वेक्टर आपके पास बात करते हैं तो यही पैरेललोग्राम का कंसेप्ट भी बनता है। क्या, देखना ध्यान से। जैसे कोई बोलता है आपको कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं कि ये एक एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है। किसी को बोला जाए कि यार एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा,
कोई बोला जाए कि एक्स वेक्टर वाई वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल बना लो जरा। तो तुरंत किसी को ये बोलना कि यार ये किसी को अच्छा नहीं लगता है क्या, कि यार ये रिजल्टेंट वेक्टर मैं लिख दूं एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये इतना अच्छा नहीं लगता है। पहली बार जिंदगी में कोई वेक्टर पढ़ रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो ये मजा नहीं लाता। लेकिन जब उसको मैं बोलूं कि यार देख एक्स वेक्टर था ये, हाँ एक्स वेक्टर था, ये जो वाई वेक्टर है इसको मैं इसको उठाने वाला हूं, इस वाई वेक्टर को मैं उठाने वाला हूं, और इस वाई वेक्टर को उठा के मैं यहां रखने वाला हूं, ये वाई वेक्टर हो गया, ये देखो ये वाई वेक्टर हो गया, ये एक्स वेक्टर था ये वाई वेक्टर हो गया, ये देखो वाई वेक्टर हो गया। एक्स वेक्टर जैसा था वैसे लिखा, वाई वेक्टर ये लिख दिया। पता है आपके पास क्या करोगे, क्या करोगे, बोले सर इसको मिला दूंगा मैं, ये इसी को बोलते हैं एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, इसी को फिर ट्रायंगल रूल बोलते हैं कि एक ट्रायंगल बना लो बोले। अच्छा तो सर मैं अगर इसको नहीं करना चाहता इसी को करना चाहता हूं तो बिल्कुल कर सकते हो, सही बोल रहे हो। सीधे वाई वेक्टर रहने दो, सीधे वाई वेक्टर रहने दो। अब क्या करो, इस एक्स वेक्टर को उठाओ यहां से और पैरेलली शिफ्ट करो, इस एक्स वेक्टर को उठाओ और पैरेलली शिफ्ट करो, इस एक्स वेक्टर को उठाओ और ये पैरेलली शिफ्ट कर दो, ये देखो एक्स वेक्टर, ये देखो। अब सर ये देखो इधर वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये होता है आपके पास वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग द पैरेलल वेक्टर कांसेप्ट, बाय यूजिंग द पैरेलल वेक्टर कांसेप्ट। देखो ध्यान से। अच्छा आप एक और चीज सुने होंगे, क्या सुने होंगे, क्या सुने होंगे, अभी क्या लिया था मैं, एक्स और वाई लिया था, यस सर आप एक्स और वाई लिए थे, एक्स लिया था मैं, एक्स लिए थे सर, फिर सर ये वाई वेक्टर लिए थे, फिर इसी का दूसरा फॉर्म बताया गया, मतलब इतना सारा जब आप पढ़ना चालू करते तो इसका दूसरा फॉर्म बताया गया कि यार क्या है, इस वाई वेक्टर को ना आप ये ले लो, ये देखो वाई वेक्टर पैरेलल, इसको ले लो, ये सर वाई वेक्टर, इस एक्स वेक्टर का पैरेलल ले लो, एक्स वेक्टर का पैरेलल ले लो, ये देखो। और फिर पता है इनके इसको मिला दिया गया इसके डायगोनल को, और बोला गया कि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर है, उसी को पैरेललोग्राम कंसेप्ट बोला जाता है। देखो पैरेललोग्राम बन गया, ध्यान से देखा जाए तो वो एक्स वेक्टर इसका पैरेलल लिए, इसका पैरेलल लिए, देखो रिजल्टेंट एक्स वाई। ध्यान से अगर देखूं तो पता है आपके पास जब पैरेललोग्राम बनाते हो आप ध्यान कभी दिए कि नहीं पता नहीं है कि ट्रायंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं बोल दूं ये डेल्टा वन है, ट्रायंगल वन, तो देखो ये ट्रायंगल वन है, देखो ये ट्रायंगल टू है, देखो ध्यान से, जैसे ट्रायंगल टू, ये देखो ट्रायंगल टू है। तो पैरेललोग्राम में ध्यान देखोगे तो ऊपर ट्रायंगल बनेगा, नीचे का ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट के ट्रायंगल का फॉर्म जब मैं दो बार ऐड करता हूं तो यही आ जाता है आपके पास। मतलब इस लाइन से आप चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, एक्स प्लस वाई ऐड हो रहा है, एक्स प्लस वाई वेक्टर, इसी को पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन रूल बोल दिया जाता है। कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सर ये तो आसान हुआ, बस पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा अभी अपना क्वेश्चन पे अपना चल रहा है ना, क्वेश्चन का डिस्कशन चालू है, तो पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट, इसी को वेक्टर एडिशन बोला जाता है। ठीक है भैया, पता चल गया हमको, यस सर पता चल गया, आई होप आपको पता चल गया। अपन क्वेश्चन में थे, क्या क्वेश्चन में थे सर, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक आया था, तो अभी हम पता कर लिए ना ट्रायंगल एबीसी आपके पास, तो मैं बीसी पता कर लिया, 2i माइनस 2j, यही था मेरे पास, यस सर यही था, पता कर लिया ना हम लोग। ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गया ये, ठीक क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सर ये ए बी है, ये ए सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए बी वेक्टर था, ये ए सी वेक्टर था, और मेरे को बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालना था। तो बी सी वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, बी सी वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे ए बी माइनस ए सी से, यस ये किए थे आपके पास, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी था, तो ए सी माइनस ए बी किए थे, ए सी माइनस ए बी, कितना आंसर आया था सर, 2i माइनस 2j, ये आपके पास बी सी वेक्टर आया था। ठीक है ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि जब कोई बोलता है मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, पता आपके पास जिस भी पॉइंट से आप मीडियन निकालते हो किसी ट्रायंगल में, तो पता आपको करना क्या रहता है, जो सामने वाला जो पार्ट्स होता है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो,
इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब अगर मैं ध्यान से बोलूं कि इसका इक्वल पार्ट आपके पास जो होगा वो यहाँ पे मान लेते इसका इक्वल पार्ट्स, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये पार्ट्स और ये पार्ट्स सेम है, मतलब लेंथ ये बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और ए पॉइंट से जो आप खींचोगे वो ये होगा आपके पास, तो मान लेता हूं डी पॉइंट, इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा पता है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन इक्वल टू ईडी। अगर आपको लग रहा होगा कि सर सीधे परपेंडिकुलर नहीं डाले, पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसमें ए बी और ये ए सी, अगर ये दो का लेंथ बराबर है, ये मतलब ए बी ये था और ये ए सी था, अगर इन दोनों का लेंथ, अभी मेरे पास लेंथ अलग अलग था, दिखाता हूं मैं, ए बी और ए सी और ये बी सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ए बी और ए सी का लेंथ अगर आपके पास हो तो पता आपके पास, जैसे अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ जो होगा आपके पास, ये जो लेंथ दिख रहा है आपके पास, ये लेंथ आपके पास अगर सेम है ट्रायंगल का, तो अगर लेंथ सेम है तो ये आपके पास एकदम मिड में आएगा, ये मिड में आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी बी सी और ए सी सबका लेंथ बराबर होता है। ये यहां पे पता आपके पास जो लेंथ है अलग अलग है, क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा जाएगा कि क्या था सर, लेंथ क्या था आपके पास, तो लेंथ आपके पास अलग अलग था, ए बी और ए सी का लेंथ अलग अलग था इस क्वेश्चन में। ये था आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास ए बी का लेंथ कितना था पता है, ए बी का लेंथ कितना, ए बी का लेंथ सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अंडर रूट 25, मतलब 5 है लेंथ, 5 यूनिट। और एसी का लेंथ कितना था, एसी का लेंथ था आपके पास 25 प्लस 4 प्लस 16, तो 25 और आपके पास 16 था, यस। तो 25 और 4 कितना, 29 हो गया, 29 और 30 और 15 अंडर रूट 45, तो लेंथ बराबर नहीं थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं था, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ये तो हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैं फाइंड आउट किया हूं, ये आपके पास जब हम मीडियन की बात करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है बीसी को, मतलब क्या हुआ, एक डी पॉइंट लिए हम। अब कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो बीडी का लेंथ होगा, ये जो बीडी का जो लेंथ होगा ये बीसी के लेंथ के हाफ होगा, मतलब डीसी के लेंथ के बराबर होगा, और ये जो लेंथ होगा पूरा बीसी का जो लेंथ था इसका हाफ होगा, जो बीसी का लेंथ होगा डिवाइड बाय 2। ये होता आपके पास मीडियन का कंसेप्ट। जब आप मीडियन आपके पास वो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है आपके पास सामने वाली। ऐसा मैं बी से भी कर सकता हूं, यस। अगर मैं बी से करूंगा तो ए सी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अगर बी से अगर मीडियन डालूंगा, अगर मैं सी से मीडियन डालूंगा तो ए बी जो होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ए के थ्रू मीडियन का लेंथ चाहिए था, लिखा लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो ए से आपके पास जो पॉइंट्स आएगा, इसका मतलब नहीं कि परपेंडिकुलर कर दे, परपेंडिकुलर आपका आ सकता था अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो सब साइड सेम होती, तो मिड में आता है एकदम। मिड में ये मिड पॉइंट नहीं है, ए से जो आ रहा है ए से परपेंडिकुलर एग्जैक्टली नहीं है, हाँ, लेकिन इन दोनों का मिड पॉइंट जो है डी है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो डी है, और वहां से आप मिला दिए। तो मेरे को सर चाहिए एडी का लेंथ, ये क्वेश्चन है मेरा, क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोचो कि अगर मेरे को वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, अब ध्यान से देखना, अब मेरे को एडी का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं लिया। इसलिए आप ध्यान से देखोगे शुरू से मैं इसका लेंथ ज्यादा ले रहा था, आप देखेंगे कि मैं जब भी लिया ए बी और ए सी जब भी लिखा मैं, तो आप देखेंगे ये लेंथ ज्यादा लिया, ठीक है, ये लेंथ ज्यादा लिया। अब ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये आपके पास मिल गया। ये डी पॉइंट है, ठीक है। तब आपके पास ये बीडी हो गया जी, ये बीडी हो गया, ये डीसी हो गया, और आपके पास ये एडी है, सब वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ। अब मेरे को चाहिए एडी का लेंथ। अब कैसे एडी का लेंथ निकाले, अगर मैं बोलूं कि यार यहां पे ध्यान से देखो, आपके पास बीसी का वैल्यू पता है आपको, बीसी का वैल्यू कितना था सर, 2i माइनस 2j, बिल्कुल सही, चलो याद है, मतलब आपको 2i माइनस 2j था, निकाले थे ना एसी माइनस एबी करके। अगर बीडी का कितना होगा वेक्टर, सर बीडी का कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर लो, बीसी डिवाइड बाय 2 कर लो, हाफ है ना आपके पास, तो i माइनस जे, इसका लेंथ कितना है 2√2, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 2√2, और इसका लेंथ हाफ होगा √2 होगा, यही मतलब हुआ, ये 2√2 लेंथ होगा ना। बीसी का लेंथ कितना है, कैसे 2√2, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 8 कितना होता है, अंडर रूट 8 कितना होता है सर, 2√2 होता है, चलो ठीक है। तो फिर ये बीडी का लेंथ कितना हुआ, बीडी का लेंथ डिवाइड बाय 2 करोगे तो √2 आएगा, ठीक है।
आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक, इट्स ओके। अब मेरे को बीडी पता है, मेरे को एबी पता है, मेरे को एडी की वैल्यू चाहिए। तो अब सोचो, ये एबी हुआ, यस सर, ये बीडी हुआ। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग तो अगर मैं एबी प्लस बीडी करूं तो एडी के बराबर होगा, यस सर, ये तो वेक्टर एडिशन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम द ट्रायंगल कंसेप्ट, ट्रायंगल में अगर आपको दो लेंथ पता है, एबी पता है, बीडी पता है, तो एडी का तो आपको पता चल जाएगा। तो एडी इक्वल टू क्या होगा सर? एडी इक्वल टू होगा, एडी इक्वल टू होगा ट्रायंगल रूल से एबी प्लस बीडी। एबी कितना था? एबी शुरू से क्वेश्चन में जो एबी था वो था आपके पास, एबी लिख लेते, बहुत दूर चला गया अपना पढ़ाते पढ़ाते कंसेप्ट। सर 3i प्लस 4k था। कितना था? 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k था। और बीडी कितना है भैया? सर i माइनस जे आया, i माइनस जे। कितना हुआ ये सर? 3i और i 4i हुआ, माइनस जे हुआ, प्लस 4k हुआ सर। ये हुआ आपके पास एडी, ये एडी आपके पास। आप ये भी बोल सकते थे सर मेरे पास ये था, मैं चाहता आपके पास, ये एडी आपके पास है, मैं चाहूं आपके पास तो इस पॉइंट को आपके पास, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे को चाहिए आपके पास एडी पॉइंट वाला चाहिए, ये वाला पॉइंट अगर मेरे को चाहिए, मेरे को तो रिजल्टेंट निकालना है। अभी थोड़ी देर की मैं बात कर ही रहा था। तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, मैं चाहूं तो इस वाले पॉइंट्स को इधर शिफ्ट कर दूं, इस वाले पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकता हूं कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये वेक्टर आपके पास है तो हुआ क्या, ए से बी आपके पास हुआ और बी डी हुआ। इसका मतलब है ए बी का ये टेल हुआ, ये टेल हुआ ए बी का, ये बी ए बी का ये हेड हुआ। इस हेड में टेल बी डी का टेल यहां हुआ और ये इसका हेड हुआ। तो पहले का टेल और लास्ट का हेड अगर मैं मिला दूं तो ये रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जब आप वेक्टर एडिशन की बात करते हो। तो अगर दो वेक्टर मेरे को पता है तो मैं बोल देता हूं कि यार ये एक ए बी वेक्टर है, पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, ये एक ए बी वेक्टर है, ऐसा लिख दिया, ऐसे जस्ट ए बी वेक्टर है। एक लिख दिया ये बी डी वेक्टर है, ये देखो बी डी वेक्टर लिख दिया। ये क्या करना रहता है आपको, क्या करना रहता है? ए बी जब लिख रहे हो तो जो बी उसका हेड है, ये तो उसका टेल है, ये तो टेल है इसका ए बी का। ये जो बी हेड है दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए और ये हेड आ गया। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट ये होता है कि आप इनको मिला दो, ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है? रिजल्टेंट अगर आपके पास ध्यान देखो तो एडी हो जाएगा। ये डी आपके पास पॉइंट और ये आपके पास ए पॉइंट था, तो एडी, यही आपके पास है एडी। तो ए बी प्लस बी डी करे, यही वेक्टर एडिशन होता, तो एडी का आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि यार एडी का लेंथ कितना है, यही पूछा गया था, ये एडी मीडियन है, इसका लेंथ कितना है? तो अंडर रूट 16 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 16, तो 32 अंडर रूट 33 आ रहा है, अंडर रूट 33 आ रहा है, अंडर रूट 33 ऑप्शन में जरूर होगा। सर मेरे को ये बताइए कि अगर मेरे को अगर यहां से निकालना होता, आप एडी निकाले इस वाली जगह से, इस वाले ट्रायंगल से निकाले आप एडी। अगर आप डेल्टा 2 से निकालते तो, अच्छा यार डेल्टा 2 से अगर निकालते तो क्या होता पता आपके पास? ये एडी होता और ये डीसी होता है। ध्यान देखना, ये एडी होता, ये इसका हेड आया, ये इसका टेल आया, ये डीसी होता, तो एडी प्लस डीसी करते तो एसी आता। मतलब ये एडी हुआ तो डी इसका हेड है एडी का, और ये डीसी में डी इसका टेल है तो टेल इसके साथ ऐड कर दिया अपन, तो डीसी हुआ। ये इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर एडिशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सी है तो एसी हो गया ये। अब सोचो मेरे को निकालना क्या है? सर मेरे पास है बीडी पता है और डीसी पता है, पता है बीडी और डीसी की वैल्यू सेम होगी, बी से डी और डीसी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू भी यही होगी जो बीडी की वैल्यू है, बीडी और डीसी सेम है, तो डीसी की वैल्यू भी क्या होगी? 2i माइनस 2j, 2i माइनस 2j डीसी की वैल्यू भी होगी। बट मेरे को तो सर ये लिखे अपन ये डीसी की वैल्यू। अब सोचो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को एडी वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा एसी में से डीसी माइनस होगा, तब आएगा आपका एडी वेक्टर। एसी में से डीसी माइनस होगा। एसी था कितना? बहुत पहले था आपके पास एसी, ढूंढो एसी को। शुरू में जब अपन स्टार्ट किए थे तो एसी था हमारे पास, ध्यान समझना आप। एसी कितना था? 5i माइनस 2j प्लस 4k, 5i माइनस 2j प्लस 4k, 5i माइनस 2j। तो एसी था आपके पास 5i माइनस 2j प्लस 4k, ऐसा था क्या? यस सर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा था आपके पास, ठीक है, हाँ, एसी आपके पास था और ये आपके पास था डीसी, डीसी कितना था? 2i, तो 5i माइनस 2i करोगे आपके पास तो 3i आ जाएगा। एसी वेक्टर कितना लिखे? अभी मैं एसी वेक्टर देख रहा था, इतना दूर चला गया ना आपके पास,
AC वेक्टर कितना था, पाई पाई माइनस 2j, AC वेक्टर पाई पाई माइनस 2j प्लस 4k। और DC वेक्टर 2i माइनस 2j नहीं है, ये डिवाइड बाई 2 था ना, i माइनस j के बराबर है यहाँ, ये i माइनस j, ठीक है। तो 5i माइनस 2j प्लस 4k था। अब सोचो AC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं, क्या कर दूं मैं, AC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं, AC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं तो AD के बराबर आएगा। क्या आ रहा है, AD वेक्टर यहां से, DC कितना है, i माइनस j, तो 5i में से अगर i गया तो कितना आ गया सर, 4i, और फिर माइनस j गया तो माइनस 2j, और माइनस j किया तो कितना बचा, माइनस j, क्योंकि माइनस j करोगे तो प्लस j आ जाएगा, तो माइनस j बचा और प्लस 4k। ये देखो AD वेक्टर, और AD वेक्टर की वैल्यू यही थी पहले भी, ये देखो AD वेक्टर 4i माइनस j प्लस 4k, मतलब ये जो AD वेक्टर है, ये जो ट्रायंगल 1 है इसका रिजल्टेंट AD, लेकिन ट्रायंगल 2 का रिजल्टेंट AD नहीं है, ट्रायंगल 2 का रिजल्टेंट AC है, इसलिए वेक्टर एडिशन के रूल आना चाहिए। नहीं तो फिर पता क्या है, आप किसी को भी बोलोगे रिजल्टेंट है करके, फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि AD जो है वो ABD वेक्टर का रिजल्टेंट है और ADC का रिजल्टेंट AC है। तो यहां पे एडी निकालने के लिए एसी में से इसको माइनस करना पड़ेगा डीसी को, और यहां पे एडी क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, किसी से भी निकालो, अगर आपको अच्छा आता है तो आपका आंसर आ जाएगा, और √33 ऑप्शंस में जरूर होगा, √33, ये सी आंसर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली सर यही क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, जेई मेंस में 2013 2003 में सेम आपके पास था, सीबीएसई बोर्ड में सेम क्वेश्चन था, मीडियन थ्रू यही बोला था, लेकिन डेटा में वेक्टर की वैल्यू अलग थी। सीबीएसई बोर्ड में मैं एनसीईआरटी की बुक भी देखता हूं आजकल, आपको पढ़ाता हूं, तो उसमें बस ये डेटा की वैल्यू अलग थी, तो इसलिए ये लेंथ अलग आएगा, क्योंकि ये वेक्टर तो कोई भी कुछ दे सकता है ना, ठीक है, बट कंसेप्ट यही था। तो इज वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को मैं क्यों लिया कि मैं थोड़ा सा आपको ट्रायंगल रूल बता सकूं, वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर सकूं, पैरेलल वेक्टर के बारे में बात कर सकूं, और थोड़ा सा पैरेललोग्राम वेक्टर के बारे में बात कर दे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप 2 बार देखेंगे, और आप ट्रायंगल जो रूल होता है वेक्टर एडिशन का वो ध्यान से देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड में आपके पास रहता है कि अगर किसी सेक्शंस को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं आपके पास, तो m/n में डिवाइड होता है कोई भी वेक्टर। ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर r, इसकी जगह एडी था आपके पास, ये इस रेशियो में होता है आपके पास ये। अच्छा, किसी को इतना ज्यादा पता हो तो ये भी बोल सकता है आपके पास कि एडी का आपके पास वैल्यू चाहिए, तो देखो 2 वेक्टर थे आपके पास, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और अगर ये 1:1 है, ये सीबीएसई बोर्ड में आपको पढ़ना रहता है इंटरनल डिवीजन, ये सेक्शन आपके पास कि कैसे सेक्शन में डिवाइड होता है, इसका फॉर्मूला भी रहता है, इसका पूरा प्रूफ भी रहता है कि ये m और n में डिवाइड हो रहा है। अगर m और n की वैल्यू 1:1 है, तब आप मीडियन की बात कर सकते हैं। मिड पॉइंट तभी बनता है जब 1:1 है, दोनों 1 कर दोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। हमारे क्वेश्चन में ये r जो था वो एडी था, और यहां पे हमारे क्वेश्चन में ये ए बी था प्लस ये ए सी था, डिवाइड बाई 2 था। लेकिन ये सब के लिए तो ये होना चाहिए कि किसी को वेक्टर का एल्जेब्रा का कंसेप्ट खूब पता है। सीबीएसई बोर्ड में तो हम ये पढ़ते थे सब, इसका प्रूफ भी पढ़ते थे, सीबीएसई बोर्ड में तो इसका प्रूफ भी रहता था ये। तो ए बी प्लस ए सी, अब आपके पास ए बी और ए सी की जो वैल्यू थी ना, आप चाहते ना, तो आपके पास जो ए बी और ए सी की वैल्यू थी, पता आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी थी? अगर मैं बोलूं कि आपके पास ए बी की वैल्यू कितना था, तो ए बी की वैल्यू तो आपके पास कितना लिखे थे हम, ए बी की वैल्यू ये तो लिखे होंगे, ए बी की वैल्यू आपके पास था 3i प्लस 4k, ये 3i प्लस 4k था, तो ए बी की वैल्यू था 3i प्लस 4k, ठीक है। ए सी कितना था? ए सी था आपके पास 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस 4k, सोचो, और डिवाइड बाई 2 कितना होगा रिजल्ट बताओ सर। 5 और 3 8 है, डिवाइड बाई 2 किए तो 4i हो गया सर, सही। फिर j कितना है, माइनस 2j, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सर माइनस j आ जाएगा, बिल्कुल सही। और सर 4k प्लस 4k 8k डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4k आ जाएगा, ये आ गया आपके पास देखो मीडियन, और इसका मैग्नीट्यूड करोगे √33। कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादा फॉर्मूले पता होने से आपका कंसेप्ट वीक हो जाता है, ज्यादा फॉर्मूला पता होने से आपका कंसेप्ट वीक हो जाता है। तो देखो, आपके पास कोई बोलेगा कि मेरे को इतना पता हो, लेकिन कितने ही लोग होंगे जो वेक्टर अलजेब्रा के इतने अच्छे रूल को जानते होंगे कि अगर m और n में डिवाइड हो रहा है तो ये इसका रिजल्ट होता है ये। और फिर अगर मैं मीडियन की बात कर रहा हूं, अगर मीडियन है तो वो फिर m और n 1:1 में डिवाइड होता है, तभी फिर ये एवरेज वैल्यू होता है आपके पास मीडियन उन दोनों का जो दिया है, ए और बी वेक्टर, ए बी और ए सी।
तो फिर देखो आ गया, तुरंत आ गया, फिर तो 4i माइनस जे प्लस 4 के अंडर रूट 33 तुरंत आंसर आ गया। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं बोलूं यार ये तो आपको पता होना चाहिए, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो मैं बोलूं कि आज सीबीएसई बोर्ड में तो आप पढ़ते थे, आप भी सोचोगे पता नहीं कब पढ़ते थे, अब तो ये जिंदगी में पता नहीं चलेगा कहां से आता था। तो मैं नॉर्मली ऐसी बात नहीं करना चाहता। ये मैं तब बात करता अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वाले को पढ़ाता और ये प्रूफ बताता, मैं उनको अगर मैं पढ़ाता ये प्रूफ बताता, फिर मैं उनसे ऐसी बात करता और फिर मैं तुरंत यूज कर लेता कि एवरेज वैल्यू है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो आपसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतना बेहतरीन आना चाहिए। ये क्योंकि अभी आप कोई वेक्टर अलजेब्रा तो पढ़ने जाओगे नहीं फिर से 12th क्लास का एकदम डिटेल में, नहीं। ओके चलो ठीक है। अब आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन आपके पास है और ए बी सी डी ई एफ 6 साइड्स होती है आपके पास, और कुछ लिखा हुआ आपके पास और उसमें उसके बराबर कुछ लिखा हुआ और बोला है कि बताओ उस के की वैल्यू बताओ। इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको फ्यूचर गेट में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, फ्यूचर गेट में। ये भी आईडी जेई का क्वेश्चन, बस ईयर में कोई याद नहीं है। ये इसमें एक टर्म है हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है आपके पास, प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स, तो इक्वल 6 साइड्स, ये होता है हेक्सागोन, इक्वल 6 साइड। और इंटरनल जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, एंगल, इंटरनल एंगल। लेकिन ठीक है इसकी जरूरत नहीं है अभी बात करने की। इंटरनल एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। जो हेक्सागोन आपके पास जो होता है सेप, उसमें सब साइड्स बराबर होती है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सब साइड सेम होता है, हेक्सागोन में सभी साइड्स का जो लेंथ होता है बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ये दिखा है। अगर मैं साइड्स अगर मैं बात करना चालू करूं कि सर साइड्स की बात कर लेते हैं अपन, ये तो ये पॉइंट्स बना लिया आपके पास, सभी साइड सेम, ये हेक्सागोन का फिगर बना लिया, ए बी सी डी ई और एफ। अच्छा, सभी का आपके पास साइड्स की वैल्यू आपके पास सेम होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, ये डी ई, डी से ई, ई से एफ, ठीक है, ये और एफ से ए। तो अगर मैं चाहूं तो सबको ऐड कर सकता हूं, ए बी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, तो फिर ये आपके पास हो जाएगा ए एफ। ठीक, तो ये आपके पास ऐसा जा रहा है, दिस वन, ये ऐसा बना लिया मैं, ये ये और इसको मैं यहां से बना लिया, तो फिर ए एफ इक्वल टू ऐड कर सकता हूं इस पूरे वेक्टर को, ये वेक्टर एडिशन होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो ए बी, ये सब देखो, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये मतलब ये टेल के साथ, ये सब हेड के साथ में टेल ऐड होते जा रहा है। तो ए एफ इक्वल टू क्या होगा, द प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या होगा, तो ए बी को, अभी मैं क्वेश्चन में नहीं देख रहा हूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। अगर मैं एफ ए लिख दूंगा तो जीरो हो जाएगा, एक्चुअली ए एफ के बराबर है। अगर एफ ए लिख देता तो इधर ला लो माइनस ए एफ, तो एफ ए लिख दूंगा तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये वेक्टर एडिशन, सिंपल वेक्टर एडिशन। तो सिंपल वेक्टर एडिशन, सब साइड को ऐड कर देंगे, सिंपल वेक्टर एडिशन। चलो अभी क्वेश्चन में आता हूं मैं। अभी हेक्सागोनल आपके पास अगर है, हेक्सागोन, एक्चुअली हेक्सागोन अगर आपके पास, तो सब साइड सेम। क्वेश्चन ये नहीं है ऐसा, क्वेश्चन में आपके पास बोला है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है और कुछ लिखा हुआ है कि ए बी है, ए सी है। इसका मतलब है एक आपको दिया है ए बी, ये दिया है, ये एक ए बी दिया है क्वेश्चन में कि ये ए बी है, फिर बोला ए सी, ये ए सी, फिर बोला ए डी, ये बोला ए डी, फिर बोला ए ई, ये ए ई बोला, फिर ए एफ, ये ए एफ, ये ए एफ बोला। इस सबको बराबर रखा वो के ए डी के,
के एडी के बराबर रखा और के की वैल्यू चाहिए मैं, मतलब सबको एडी से रिलेट करना है। 1 2 3 4 5, 5 आपके पास लेंथ दी, ये तो मैं कन से बताया द प्रॉपर्टी। अगर मैं ए एफ को इधर ला लूंगा तो एफ ए कर लूंगा मैं, और इक्वल टू जीरो। सब साइड्स को अगर मैं कर दूं वेक्टर एडिशन जीरो हो सकता है। यस, हाँ। अब क्या है कि मेरे को जो दिया गया, ध्यान से देखना, मेरा फोकस है इस एडी पे, ये दिख रहा है एडी आपके पास। अब पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट बोलूं तो पता है ये ए बी किसके पैरेलल दिख रहा है आपके पास, इस पूरे में हेक्सागोन में ए बी किसके पैरेलल दिख रहा है। अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं, बाद में क्वेश्चन में जो है वो बात करूंगा। ए बी किसके पैरेलल है? सर ए बी इज पैरेलल विद डी, मतलब अगर ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल विद, दिख रहा है डी, ये ईडी आपके पास। डी भी नहीं लिखेंगे, डीसी तो इधर है, ईडी लिखूंगा मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ईडी दिख रहा है आपके पास, यस सर। ये ए बी को अगर रख दूं यहाँ पे तो डी आपके पास लिख सकता हूं इस जगह। लेंथ बराबर है दोनों का, ए बी और इसका लेंथ बराबर है, लेकिन वेक्टर के अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ए बी ये है, तो यहां मैं रखूंगा तो आपके पास ई से डी पैरेलल है ईडी के। अच्छा, डी अगर लिख रहा हूं तो 180 डिग्री है। पैरेलल वेक्टर लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर होते हैं। 0 डिग्री मतलब एकदम सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। तो अगर मैं डी लिखूंगा तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल तो है, और अगर ईडी लिखूंगा तो लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये जो ए एफ है, ए एफ और सी डी पैरेलल है, यस सर। ए एफ पैरेलल विद सी डी है, बिल्कुल, डायरेक्शन भी, यस। सिमिलरली ए सी, और आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये सी ए सी अगर आपके पास है, ये ए सी आपके पास है, और ये एफ ई जो है वो पैरेलल है। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये और ये पैरेलल दिख रहा है आपके पास। तो ए सी आपके पास जो पैरेलल है, ए सी वेक्टर इज पैरेलल विथ ए सी वेक्टर, ये जो दिख रहा है आपके पास। ए सी क्यों लिख दिया मैं, बी सी था ना ये, सॉरी यहां पे मिस्टेक किया जबरदस्ती, ए सी क्यों लिखा इसको, ये तो बी सी है। तो बी सी वेक्टर इज पैरेलल विथ एफ ई, तो ये बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है पैरेलल विथ एफ ई। ये पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट है, पैरेलल और लाइक पैरेलल वेक्टर है तो मैं डायरेक्शन भी सेम ले रहा हूं। अगर मैं ई एफ लिखूंगा तो 180 डिग्री होता है, अनलाइक पैरेलल वेक्टर 180 डिग्री। सर क्वेश्चन जो है वो तो बात ही नहीं कर रहे हो, करेंगे भाई, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की बात तो करेंगे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। आपको ये ना पता और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या। अब हमारा फोकस किस में, एसी बंद कर दे, हमारा फोकस है एडी में। इस एडी में ध्यान देखो, ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं बोल दूं कि सर देखो ये पैरेलल वेक्टर, इसको यहां शिफ्ट कर सकता हूं, यस सर। इस पैरेलल वेक्टर में अगर मैं बोलूं कि सर ये ईडी है, ईडी अगर आपके पास है, ये ईडी अगर मैं लिखूं, अगर मैं बोलूं कि ए है, ए से ए लिख दूं और ये ईडी लिख दूं, तो देखो आपके पास रिजल्टेंट एडी के बराबर होगा कि नहीं। मतलब एडी जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस ईडी कर दूंगा, ये यहां से गया, ये इसका हेड है, ए में ई इसका हेड है, और अगर मैं टेल बना दूं, इसको अपोजिट कर दूं, एडी कर दूं, तो फिर एडी जो होगा रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस ट्रायंगल में, यार आप ना क्या करो पता है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ईडी गया मतलब ए ई गया मैं, और ईडी गया, ईडी गया, ये ए प्लस ईडी गया, इक्वल टू क्या हुआ सर, एडी सर, ऐसे हो रहा है, यस सर। अब देखो ये जो ईडी है ये ए बी के पैरेलल है, डी तो 180 डिग्री पैरेलल, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, डी नहीं लिख रहा, ईडी लिख रहा हूं। ए से बी गया, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी गया और ये ईडी लिखा, तब तो एडी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और डी बोल दूं मैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ए बी और ये ईडी। अच्छा, इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि इस ए बी को उठा के आप यहां रख सकते हो, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो ये है ना, तो ईडी इक्वल टू ए बी होगा, तो ए बी को उठा के यहां रख सकते हो, तो ए हुआ और ये ईडी हुआ। ईडी की वैल्यू मैं ए बी लिख सकता हूं, यस सर। ए बी की वैल्यू मैं एडी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हो सर, ईडी ही तो ए बी है, पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल वेक्टर। तो ईडी अगर ए बी के बराबर है तो मैं लिख दिया ए ई प्लस ए बी, ये दोनों बराबर है, ईडी और ए बी इक्वल टू ईडी, इन दो वेक्टर का एडिशन के बराबर हुआ। तो पता क्या क्या गया, इसमें से ये गया, और ए कहां है, ए बी है, ए, इन दो को मैं मर्ज कर सकता हूं एडी के बराबर। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव है एडी जमा करना, क्योंकि मेरा के एडी लिखा हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो जो लिखा था उस पर आता हूं कि सर क्वेश्चन में लिखा था कि ये फाइंड आउट करो, ए बी था प्लस क्या था भैया, ए सी था सर, फिर सर एडी था, एडी वेक्टर, ठीक है, फिर ए था,
फिर ए एफ था इक्वल टू के एडी था, और के की वैल्यू निकालना है। अभी हम ध्यान से क्या देखें पता है आपको, ए बी प्लस ए, ये ए बी प्लस ए की जो वैल्यू है एडी के बराबर है। अभी देखिए ए बी प्लस, एक्चुअली पहले तो ईडी हुआ, ये ईडी हुआ, ए बी प्लस ईडी इक्वल टू ईडी, लेकिन हमको दिखा पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट से कि भैया ये ए बी थोड़ी लिखा था आपके पास, ये क्या था, ए ही था, ए ई प्लस ईडी, तो ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, जो ईडी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर के बराबर था, इक्वल टू ईडी, ये हुआ। तो ए बी और ए जो आपके पास है ये, तो ए बी प्लस ए का एडिशन हो गया एडी के बराबर, यही हुआ, ये दो गए, तो बचा क्या सर, देखिए सर बचा क्या, एक एडी आ गया पहला, एक और एडी आ गया दूसरा, अब बचा क्या है, व्हाइट से लिख देता हूं, बचा क्या है सर, एसी बचा एक, और क्या बचा है सर, ए एफ बचा है, एसी और ए एफ बचा है, इसको भी एडी के बराबर लिखना है, फिर बताएंगे अपन की के की वैल्यू क्या होगी, टू एडी तो हो गया। अच्छा एसी और ए एफ पे फोकस करते हैं, एसी किधर है भैया, एसी किधर, ये एसी और ए एफ किधर है, ये ए एफ है। अगर मैं बोलूं कि फिर से एडी पे फोकस करो, ये एसी और सीडी इक्वल टू क्या होगा, एडी, एसी प्लस सीडी इक्वल टू, देखो एसी प्लस सीडी इक्वल टू एडी होगा, ये आपके पास हेड, ये सीडी का टेल, और ये देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट, टेल टू हेड, ये रिजल्टेंट एडी। तो यहां पे आपके पास जो रिजल्टेंट एडी था वो ए प्लस ईडी का रिजल्टेंट एडी था, यहां पे क्या है, यहां पे है एसी प्लस सीडी का रिजल्टेंट एसी है, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास, दिस वन, ये जो ट्रायंगल दिख रहे, क्या रिजल्टेंट दिख रहा है आपके पास, एसी, यस सर, प्लस सीडी, यस सर, इक्वल टू क्या सर, एडी सर, इसको यूज करूंगा मैं, एसी प्लस सीडी इक्वल टू एडी, एसी प्लस सीडी इक्वल टू, एसी प्लस सीडी इक्वल टू एडी, बट क्वेश्चन में एसी तो है लेकिन सीडी नहीं है, देखो ध्यान से। अब जब नहीं है तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्या एएफ जो है सीडी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, यस, बोथ आर पैरेलल वेक्टर, बस देख लेना 180 है कि 0 है, लाइक पैरेलल है कि अनलाइक है सर, सीडी और एएफ को देखो, एएफ को देखो और सीडी को देखो सर, एएफ और जो सीडी है ना सर वो पैरेलल है सर, एएफ और सीडी, ये देखो पैरेलल वेक्टर है, सब 0 डिग्री है, सब में पैरेलल लिखा हूं, ये लाइक पैरेलल वेक्टर है, इसलिए आप ध्यान देना, मैं ईडी लिखा था, डी नहीं लिखा था, जबकि लिखते समय तो पूरा डी लिखा था, मैं ईडी लिखा था, पैरेलल वेक्टर 0 डिग्री, लाइक पैरेलल वेक्टर, तो एएफ और सीडी तो 0 डिग्री आपके पास, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हो गया कि एसी में जब सीडी ऐड कर रहे हैं उसको एएफ लिख सकते हैं सर, तो एसी प्लस एएफ इक्वल टू एडी होता है पैरेलल कंसेप्ट से, तो ये भी गया, तो बचा क्या सर, बचा ये है कि पहले एडी था, दो का एडिशन, बीच में एक एडी तो क्वेश्चन में गिवन था, और लास्ट में इधर दो का एडिशन भी एडी हो गया, तो सर ये के एडी के बराबर है, बताओ क्या वैल्यू होगी के की, सर के की वैल्यू 3 आ गई, द के इक्वल टू 3 एडी आ रहा टोटल रिजल्ट, तो ये आपके पास ऑप्शन में था 3, ये आंसर में था। अगेन इज अ गुड कंसेप्ट, गुड क्वेश्चन। क्या आपको पैरेलल कंसेप्ट समझ आया, इसको बोलते हैं पैरेलल कंसेप्ट। एक क्वेश्चन लिया मैं, आईआईटी का क्वेश्चन लिया मैं, एक पैरेलल कंसेप्ट ऐसे देखते हैं आपके पास, अगर आपको पैरेलल कंसेप्ट नहीं पता, चलो हेक्सागोन पता भी है, लेकिन पैरेलल कंसेप्ट नहीं पता, तो आप तो फिर इनको ऐड करके एडी के बराबर लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए लाइक पैरेलल वेक्टर और अनलाइक पैरेलल वेक्टर की जब बात करते तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक इधर है एक इधर है, इज द पैरेलल वेक्टर, यस, इज द अनलाइक पैरेलल वेक्टर, इज द 180 डिग्री, ये बोथ आर पैरेलल वेक्टर, द लाइक पैरेलल वेक्टर, एंगल इज 0 डिग्री, एक ही लाइन में जा रहे हैं, ये भी एक ही लाइन में बट अपोजिट डायरेक्शन, द 180 डिग्री, द अनलाइक पैरेलल वेक्टर, ओके ठीक है, इज गुड। एक क्वेश्चन ले रहे अपन, एग्जांपल ले रहे, मतलब क्या क्वेश्चन में ध्यान से लिखा हुआ आपके पास कि द वैल्यू ऑफ पी निकालना है फॉर विच द वेक्टर ए और बी जो दिया है आर द परपेंडिकुलर। जब मैं बोलता हूं कि परपेंडिकुलर है आपके पास, तब तो इशू आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर बोलता हूं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए 0 होना चाहिए बिकॉज
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 जीरो होता है ये। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर लिखा है या नॉर्मल लिखा है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल लिखा है, ऑल आर द सेम, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जीरो करना है। तो 3 इंटू आई कितना हो गया 3, 2 इंटू पी कितना हो गया 2p, और 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। सर कितना आ गया 2p इक्वल टू 30 माइनस 30 आ गया। तो p की वैल्यू कितना है -15, तो -15 इज आंसर, -15 ये आंसर। तो 2p प्लस 27 प्लस 3 30, ठीक है। तो -30 डिवाइड बाई 2 -15, ये -15 इज आंसर, इज वेरी सिंपल। तो इसमें परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल लिखा रहता तो भी यही होता, नॉर्मल लिखा रहता तो भी होता, यस सर। तो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर ऑल आर सेम, डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो बिकॉज ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द 90 डिग्री, ठीक। बट अगर ये पैरेलल लिखा हो तो मजेदार होता है। तो ये गुड हो गया। क्यों गुड हो गया? क्योंकि अगर कोई पैरेलल लिखा है और बोल रहा है कि पी की वैल्यू चाहिए, पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब होता है पता है? ए और बी पैरेलल है। अगर ए वेक्टर पैरेलल विथ बी वेक्टर है, इसका मतलब क्या है पता है? ए वेक्टर प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर, मतलब ये किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं बी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, एक ही बात है, ए प्रोपोर्शनल टू बी या बी प्रोपोर्शनल टू ए, ये तो पैरेलल वेक्टर। देखो ध्यान से, मतलब अगर मेरे पास ए वेक्टर 2i प्लस 4j और बी वेक्टर i प्लस 2j, पता है क्या है? ए वेक्टर की वैल्यू 2b के बराबर है, तो सेम ही तो हुआ, थीटा तो 0 डिग्री हुआ, दोनों तो सेम हुआ, सिर्फ ए प्रोपोर्शनल टू बी है। द पैरेलल वेक्टर, यस द पैरेलल वेक्टर, ए प्रोपोर्शनल टू बी, द ए प्रोपोर्शनल टू बी, द पैरेलल वेक्टर, यस। देखो जरा ध्यान से। अच्छा, अगर आप अगर सोचो कि सर ये पैरेलल वेक्टर है, अगर मैं इसमें cos थीटा आपके पास अगर ऐसा अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर cos थीटा निकालता है इस जगह, तो क्या होता? ए डॉट बी करता तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता, प्लस 4 इंटू 2 8 आता। अब सोचो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 20, अंडर रूट 20 हो गया। इसका कितना हुआ सर? 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये हो गया। ऊपर कितना है 10, नीचे अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 कितना होता है 10 होता है, 10 बाई 10 कितना हो गया 1। पता कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना हुआ सर? थीटा हुआ कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 पता है 0 डिग्री होता है, ये मतलब हुआ, इसलिए आप पैरेलल बोलते बिना एंगल निकाले भी। अच्छा सर मैं तो एंगल निकालूंगा तभी पता चलेगा ना, हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एंगल निकालोगे तो बता दिए आप, तो ए और बी वेक्टर पता थे। बट पैरेलल में जब वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है तो हमेशा थीटा की वैल्यू 0 आएगी और कॉस थीटा इज ऑलवेज 1। ये देखो प्रोपोर्शनल वैल्यू से बोला गया कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। देखो ध्यान से, क्या बोला गया? दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। तो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से बोलूं कि यार ए वेक्टर को ध्यान से देखो जरा, क्या क्या ध्यान देखना आपके पास। ए वेक्टर कितना है सर? 3i प्लस 2j प्लस 9 के, 3i प्लस 2j प्लस 9 के, यस। और बी वेक्टर क्या है सर? बी वेक्टर है i प्लस pj, i प्लस pj प्लस 3 के, सर बिल्कुल सही। ये अगर बोला जा रहा है कि पैरेलल है, ए वेक्टर इज पैरेलल विद बी वेक्टर, आप ध्यान देखना। अच्छा पी तो हमको निकालना है, लेकिन देखो 9 आपके पास बड़ा है 3 से, इसका मतलब है कि ए वेक्टर आपके पास मल्टीप्लाई होगा आपके पास, मतलब ए बी वेक्टर में किसी न किसी का मल्टीप्लाई होगा। तो बी वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 9 कब आएगा? 3 में, सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 आ गया, इसका मतलब है ए वेक्टर इक्वल टू 3b वेक्टर हो गया। देखो जरा ध्यान से। सर कैसे पता? कि फिर से बताओ। यहां जब मेरे को पैरेलल बता दिया गया है, ये प्रोपोर्शनल हुए दोनों, 3 है 9 है, बड़ा कौन सा 9, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 9 आ जाए? सोचने की बात है कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करे सर? 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो बी में। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या आया सर? 3 का मल्टीप्लाई किए तो 3i आया, सही है 3i आ गया।
फिर सर 9 के आगे सही है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3p होगा भैया। ये जब मैं j वाले कंपोनेंट्स को चेक करूंगा तो कितना होगा, 3p इक्वल टू 2, ये 3p आ जाएगा, यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3p, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो 9 बन गया, सही है। ये 3i बन गया भी सही है, तो 3p इक्वल टू 2 है। 3p इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू 2/3, तो p इक्वल टू 2/3। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए p की वैल्यू 2/3 होना चाहिए। अगर ये 2/3 होता और मैं 3 का मल्टीप्लाई करता तो ये पूरा ऊपर वाला बराबर आ जाता। तो जब आपको कोई बोलता है पैरेलल वेक्टर है तो बहुत ही आसान है, बस स्मार्टली देखना है कि a और b को प्रोपोर्शनल करना है बस, और आप बता दोगे। अच्छा, ये तो आपको बहुत 11-12 से भी आप परपेंडिकुलर बहुत बात करते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है बात कर पाना, कि डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। पैरेलल इज गुड कंसेप्ट, इज अ पैरेलल, प्रोपोर्शनल होते हैं आपके पास। और अगर दोनों वेक्टर पता हो और कोई बोल रहा है कि पैरेलल है तो पक्का cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। जैसे मैं लिया, देखो लिया मैं जानबूझ के पैरेलल वेक्टर, तो p की वैल्यू 2/3। तो ये मेरा पहला बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अगला जो मेरा लेक्चर होगा क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पहला बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड थे, पैरेलल, ऑर्थोगोनल, बहुत सारी बेसिक बातें और आईआईटी के क्वेश्चन। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा और आपको राइट हैंड थंब रूल दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, और बड़ा अच्छे से दिखाऊंगा आपको, ऐसा विजुअलाइज करके दिखाऊंगा और बड़ा अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, आपको मजा आएगा। मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर मैं मेरे हर लेक्चर को आईआईटी के प्रोफेसर के साथ मर्ज करता हूं। मैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या पूछते हैं और आपको क्या पता होना चाहिए, इन बातों का मैं ध्यान रखता हूं। ठीक है, ऐसे करके आप बढ़ते जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो अगले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और मजेदार होगा वो। ठीक है, ओके, थैंक यू।